हे हाय एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आई दृष्टि मैगजीन से एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल लेक्चर एंड द सेकंड लेक्चर ऑफ द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। पहला जो करंट अफेयर आ रहा है हमारे सामने दैट इज नेपाल जेन ज़ी मूवमेंट। आपको पता है नेपाल में रिसेंटली एक जेन ज़ी मूवमेंट होता है, एक प्रोटेस्ट होता है बहुत सारे वेरियस रीजंस की वजह से। अब देख लो, एक मोटे तौर पर समझेंगे करप्शन था, नेपोटिज्म था, नेपो किड्स को लेकर के यूथ अनएम्प्लॉयड था, फिर रिज़ाइन कर दिया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने जिनका नाम था के पी शर्मा ओली, फिर वहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम हो जाता है। उसके बाद सुशीला कार्की जो है वो बनती हैं वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, बेसिकली इंटरिम तौर पे, एंड शी इज़ द फॉर्मर चीफ जस्टिस जिनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल। एंड दैट्स इट। आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको एक काम यहाँ पे कर लेना है कि यूपी के, ठीक है, आप यूपी का पेपर देने जा रहे हो, यूपी पीसीएस देने जा रहे हो, जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट यू नीड टू नो कि बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। इजराइल मिलिट्री कंट्रोल प्लान फॉर गाजा, आपको पता है इजराइल में फलस्तीन में लड़ाई चलती रहती है, उनके डिस्प्यूट अलग है, कुछ रिलीजियस है, कुछ एथनिक डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये अगर इजराइल है तो आप कंसिडर करो कि ये वाला जो पोर्शन है ना दैट इज गाजा एंड दिस इज फलस्तीन। बहुत सारे अलग अलग वेरियस रीजंस है, बट आपको एक दो चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको डेड सी देखने को मिलता है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा। एंड इजराइल की जो पॉलिटिकल जो ज्योग्राफिकल बेसिकली लोकेशन है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सी ऑफ गैलिली, गोलन हाइट्स, एंड गोलन हाइट्स कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अरब्स हैं, कौन से ज्यूज़ हैं, ठीक। हमास एक बेसिकली मिलिट्री ग्रुप है यहाँ पे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इजराइल जो है वो बेसिकली कंट्रोल करना चाहता है गाजा को, दैट्स इट। क्या करा तो इजराइल ने एक ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स 2 नाम से लॉन्च करा है, ठीक है, एंड दैट्स इट। बस कुछ नहीं, आपको याद रखना है किसने लॉन्च करा है, तो इजराइल ने लॉन्च करा है ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स 2 सेकेंड। देन हमास ने रिस्पॉन्ड करा है ऑपरेशन मॉसेस स्टाफ से। किससे? ऑपरेशन मॉसेस स्टाफ से हमास ने इस पर जो है रिस्पॉन्ड करा है। बस लड़ाई चलेगी। अगर हम कोई, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान ने कुछ ऑपरेशन बनियान नाम से चलाया, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ। देन ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स जो सेकंड है, दैट इज द सेकंड कैंपेन बाय द इजराइल डिफेंस फोर्सेस टू गाजा सिटी को। देखो ये वाला पोर्शन है ना, इसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, अपनी टेरिटरी में लाना चाहते हैं, एंड यहाँ पे आपको कुछ रेफा क्रॉसिंग, एरिस क्रॉसिंग नाम से देखने को मिल जाती हैं। देन अब बहुत सारी रैंकिंग्स आएंगी, ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है वो कौन पब्लिश करता है? पहला बात तो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट बेसिकली पब्लिशेस वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। अब आपको क्या क्या रैंकिंग में, आपको मैं पहले बता दूं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि इंडिया की पोजीशन क्या है उसमें, अगर उसमें इंडिया की कोई रैंकिंग है दैट यू शुड नो। टॉप कौन सी कंट्री है उसमें दैट यू शुड नो। क्या क्राइटेरिया है इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में, इस रैंकिंग के क्या क्या वेरियस क्राइटेरिया दैट यू शुड नो। देन तो हमारे IMD जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के, बेसिकली उसके वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के रिपोर्ट रिलीज करते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, एंड इसका 12वां एडिशन था, ठीक है। इसमें 69 इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड की उससे कंपेयर करा जाता है, एंड इसमें टॉप देखो, टॉप कौन है, तो टॉप इज स्विट्जरलैंड, सेकंड इज लग्जमबर्ग, थर्ड इज आइसलैंड। तो SLI स्ली इज कॉम्पिटिशन में बहुत आगे है, स्ली स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड आइसलैंड, फिर हांगकांग, फिर नीदरलैंड्स आता है। इंडिया की पोजीशन यू नीड टू नो, इंडिया की पोजीशन जो है वो है 63rd। कितनी है? 63rd, ठीक। तो क्या है इंडिया की पोजीशन? इंडिया की पोजीशन है वो 63 है, आपको ये याद रखनी है, दैट्स इट। इंडिया की पोजीशन आप देखो लास्ट ईयर क्या थी, तो इंडिया की पोजीशन लास्ट ईयर 58 थी। कितनी थी? 58 थी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या इंडिया की पोजीशन बेहतर हुई है या इंडिया की पोजीशन बुरी हुई है? आप बताओ, क्या इंडिया की पोजीशन 2024 में बेहतर थी या इस साल जो है बेहतर है? मेरे हिसाब से इंडिया की पोजीशन अब थोड़ा सा बुरी होती जा रही है, ठीक है। लास्ट ईयर इट वाज बेटर। देन जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, UAE इज 9th, USA इज 22nd, फ्रांस इज 26, ठीक है, ठीक। मंगोलिया लास्ट है, ठीक है, मंगोलिया जो है दैट इज लास्ट। इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है। देखो ये जो डिस्प्यूट है ना ये चलता है, ठीक है, काफ़ी टाइम से चलता है। लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक वाले रीजन में ये जो बेसिकली जंक्शन पड़ता है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर का, यहाँ पे डिस्प्यूट चलता है। लेट मी जूम इट, ठीक है। लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक, कहीं पे भी अगर नाम आता है तो दिस इज द डिस्प्यूट बिटवीन लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो अगर मैं आपको बताऊं
तो ये उत्तराखंड है, सपोज कंसीडर करना है आपको, उत्तराखंड है और यहाँ से जो है नेपाल लगता है, यहाँ से उत्तर प्रदेश लगता है। ये वाला जो रीजन आपको, ये वाला नॉट दिस वन, ठीक है, जो ये आपको नॉर्थ साइड वाला रीजन देखने को मिलता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये जो लिम्पियाधूरा काला पानी लिपू लेक वाला डिस्प्यूट है यहीं देखने को मिलता है। क्या डिस्प्यूट है ये? तो भैया एक काली रिवर है, ठीक है, काली रिवर है। 1816 में जो ट्रीटी ऑफ सगौली होती है, ये ट्रीटी जो है ब्रिटिशर्स करते हैं, ब्रिटिशर्स 1816 में ट्रीटी ऑफ सगौली करते हैं, तो उन्होंने जो है एक रिवर है, रिवर का क्या नाम है? काली रिवर। काली रिवर को जो है बाउंड्री सिलेक्ट कर दिया था कि अगर इधर वाला हमारा उधर वाला तुम्हारा, इतना कर दिया था। अब भाई वो रिवर है, वो अपना कोर्स चेंज करेगी, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो आगे जाकर के अगर वो ज्यादा नॉर्थ साइड हो जाएगी तो इंडिया वाले बोलेंगे यार ये तो हमारा है, इधर आ गए तो नेपाल वाले बोलेंगे ये तो हमारा है, तो ये तो डिस्प्यूट वाली बात है। रिवर को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं एज बेसिस, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा 1816 में काली रिवर को एज बाउंड्री जो है वो सिलेक्ट कर दिया कि बाकी जो है एम्बिग्यूटी अबाउट दिस सोर्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, बस ट्रीटी ऑफ सगौली यू नीड टू नो कि नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी 1816 में, दैट्स इट। लिपू लेक पास, आप अगर उत्तराखंड पढ़ते हो तो उत्तराखंड में पासेस पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको पोर्ट्स पढ़ाए, ठीक है, पोर्ट्स मैंने अपने मैप से पढ़ाए, तो आप पासेस भी पढ़ते हो उसमें, तो यू नीड टू नो ईच एंड एवरी पास जो इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्थ रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, साउथ में भी थाल, भोर, पाली सारे पासेस देखने को मिलते हैं। जो लिपू लेक पास है ना, बेसिकली इट इज़ ऑन द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहाँ पे ट्राई जंक्शन पे है ये, इंडिया, नेपाल और चाइना के पे, एंड यहाँ से आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रूट है कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज का, जो कि आपको पता ही है, एवरीथिंग यू नो। आर्मेनिया अजरबैजान पीस एग्रीमेंट, काफ़ी टाइम से ये जो है डिस्प्यूट चल रहा था आर्मेनिया और अजरबैजान पे। अब ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि नोगार्नो कारबाख रीजन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है? तो जो नोगार्नो कारबाख रीजन है दैट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो अब इस पर इन्होंने शांति समझौता कर दिया है। भैया 37 ईयर का कन्फ्लिक्ट है, आप सोचो, अब तो जो 3 डेकेड से ज़्यादा का कन्फ्लिक्ट है, 37 ईयर का कन्फ्लिक्ट है ये इन दोनों देशों के बीच में। एंड इसका भी जो क्रेडिट है वो किसे जाता है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने का जिन बदमाश चाचा को क्रेडिट जाता है, इनके बीच में भी डिस्प्यूट को शांत कराने का क्रेडिट उन्हें ही जाता है, जिनका नाम है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने भैया शांति समझौता कराया, बोला कि हाँ ठीक है आप लोग इसको लेकर के शांत हो जाइए। एंड देन ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, क्योंकि ट्रंप भाई साहब को चाहिए नोबेल पीस प्राइज, उनको चाहिए कि हम पूरे विश्व में शांति करते हैं, एंड ये करना चाहते हैं मागा का प्रोजेक्ट। कभी भी आई व्हाट इज मागा? मागा इज अ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रोजेक्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप। देन थाईलैंड कोलंबिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ये रिसेंट में आपने देखा है, मिसाइल वगैरह दागी जा रही थी एक दूसरे पे। थाईलैंड कोलंबिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बेसिकली आज का नहीं है, दैट इज फ्रॉम द कॉलोनियल एरा, ठीक है। अब यहाँ पे डिमार्केशन होता है, टेम्पल ओनरशिप क्लेम्स की बारे में बात होती है, और हिस्टोरिकल कंटेंशन है, दैट वी नीड टू नो नॉट मच अबाउट द एग्जाम। तो थाईलैंड में ना एक चाओ फ्राया या सियाम करके नदी है, ठीक, कुछ डिस्प्यूट उसके बारे में भी है, हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि थाईलैंड, आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ, क्या थाईलैंड बिम्स्टिक का पार्ट है? What is BIMSTEC? Is BIMSTEC the Bay of Bengal initiative? क्या बे ऑफ बंगाल जो बॉर्डर करती हैं कंट्रीज उनका एक इनिशिएटिव है, ये रीजनल ग्रुपिंग है? आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या थाईलैंड बिम्स्टिक का पार्ट है। एंड ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर था इंक्लूडिंग अ फोन कॉल फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पे भी हमारे देखिए, हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो चाची तो ऐसे होती है ना, अरे बदमाश चाची नहीं, हमारे चाचा बदमाश है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक तो टैरिफ लगा देते हैं, एक तो ये वीज़ा वगैरह वाली चीज़ें कर रहे हैं, एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर बना रहे हैं चीज़ों को लेकर के, शांति समझौता, क्योंकि इनको चाहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज जो है इनको मिल जाए। तो वही इन्होंने बोला भैया शांत रहो, आप लोगों को हम शांति कराते हैं। देन इसराइल अटैक ऑन सीरिया, इसराइल का भी आपने अटैक देखा किस पे? गाजा के ऊपर। अब जो इसराइल है ना, लेट मी जस्ट शो यू इन द मैप, मैप क्या ऐसे करके इसराइल का मैप है, कंसिडर ये वाला पार्ट गाजा देखने को मिलता है, दिस इज फलस्तीन, एंड यहाँ पे डेड सी वगैरह लेबनान सीरिया से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। सीरिया से इसकी हो गई लड़ाई, इसराइल ने कर दिया अटैक सीरिया के ऊपर, ठीक। होती ट्राइबल्स, आप लोग मुझे बताओ, बेसिकली होती ट्राइबल्स नहीं है, होती रिबल्स हैं, सॉरी, जो होती रिबल्स हैं, ठीक है, लेबनान का एक ग्रुप है दैट इज हिजबुल्ला, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ग्रुप है एक हिजबुल्ला, जो कि लेबनान का है। होती जो बेसिकली है एक रेबेलियन ग्रुप, वो कहाँ का है? क्या होती यमन का है? क्या होती येमन का ग्रुप है। देन इसराइल स्ट्रक द सीरियन आर्मी हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री ऑफ डिफेंस, इसरो ने अटैक कर दिया वहाँ पे जाकर के। प्रेसिडेंशियल पैलेस जो डेमस्कस का है, डेमस्कस सीरिया में है। अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्या डेमस्कस सीरिया की कैपिटल है? अभी आपको पता है इसराइल का एक आयरन डोम सिस्टम बड़ा फेमस है, कि इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। इसराइल ड्रोन स्ट्राइक अल किश्वा। अब देखो कई बार आपसे ना डायरेक्टली प्लेसेस में न्यूज़ देकर के ही पूछ सकता है कि अल किस्वा जो जगह है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये दामिस्कस में है, सीरिया में है ये, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अल किस्वा जो जगह है दैट इज इन सीरिया। आप ईरान, इजराइल, इराक कंफ्यूज हो जाओगे, तो अल किस्वा इज इन सीरिया। अब एरिस क्रॉसिंग, राफा क्रॉसिंग आ जाए दैट इज इन गाजा। अब इजिप्ट की साइड कौन सी है दैट यू शुड ऑल्सो नो। अब देखो
बेसिकली आफ्टर द फॉल ऑफ द बशर अल असाद रिजीम इन दिसंबर इजराइल एक्सप्लॉइटेड द रिजल्टिंग पावर। कुछ नहीं है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन व्हाट हैपेंड इन 1974, डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। इसराइल ने ऑपरेशन एरो ऑफ भसान लॉन्च कर दिया था, जो सीरियन आर्मी को वीक करने के लिए था। तो इतना देख लो कि हाँ भाई 1974 में इसराइल ने एरो ऑफ भसान जो है लॉन्च कर दिया था। तो ये आज की लड़ाई नहीं है, बैक इन द ईयर्स 1974 भी इसराइल और सीरिया के बीच में लड़ाई होती रहती है। Then we come to the 47th annual session of the UNESCO World Heritage Site Committee, World Heritage Committee। आपको पता है दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, इंडिया में भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हैव यू एवर विजिटेड एनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देन 47th एनुअल सेशन होता है, कहाँ पे होता है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर यू शुड नो इन पेरिस, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। एंड इसको चेयर कौन करते हैं? तो प्रोफेसर निकोले नेनोव जो बुल्गारिया से हैं वो से चेयर करते हैं। की फैक्ट्स इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली क्या करता है, ये बात करता है जो इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकल लेवल की, जो हेरिटेज लेवल की इंपॉर्टेंस आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको जो है प्रिजर्व करने की बात करता है। तो इसमें क्या हुआ ना, इसमें 26 न्यू साइट्स ऐड कर दी गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। एंड 3 साइट्स जो है अफ्रीका की, उनको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, ठीक है। कुछ ऐसी साइट्स को डेंजर में भी डाल दिया जाता है कि दे नीड मोर टू बी प्रिजर्व्ड, ठीक है, इसीलिए उनको डेंजर की साइट में डाल दिया गया था। अब उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। 3 साइट्स अफ्रीका से, ठीक है, 3 साइट्स जो है अफ्रीका से उनको वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर से बाहर निकाल दिया गया था। अब 196 जो है स्टेट पार्टीज है इसमें। देन 1972 की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्ट करती है वर्ल्ड कल्चरल एनुअल हेरिटेज को, नेचुरल हेरिटेज को, सॉरी, एंड दैट इज 46 सेशन जो हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया लास्ट ईयर इन सेंस 2024। कब हुआ था? 2024, क्योंकि 2025 का है। अब देखो जब ये 47 सेशन होता है तो इसमें 26 न्यू साइट्स को एड ऑन कर लिया जाता है, जिसमें से 21 जो थी वो कल्चरल थी, 4 नेचुरल थी और 1 मिक्स थी। इंडिया में भी एक मिक्सड आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो कौन सी है, अगर आपको पता है तो, और अभी आपको पता होना चाहिए। जो रेन फॉरेस्ट है एस्टिनानिया के, जो मेडागास्कर में है, अबू मीना इजिप्ट में, एंड ओल्ड टाउन ऑफ गैरमिस जो लिबिया में है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डेंजर में है उनसे निकाल दिया गया था। और यही 3 साइट्स है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, अफ्रीका से जो डेंजर से बाहर आ चुकी हैं। इंडिया में क्या हुआ इस सेशन में, इंडिया के जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं उनको इंस्क्राइब करा गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। एंड इंडिया के अब टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है दैट बिकम्स 244। इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है तो दैट नंबर इज 44। अब इंडियन साइट्स में कितनी है, देखो कैसे कैसे हैं। इंडिया में 36 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है। 1 मिक्स्ड आप बताओगे कौन सी है मुझे? इज इट कंचनजंगा? डू यू एग्री विद मी? एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। 36 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड। रीसेंट ईयर्स के देख लो, क्योंकि रीसेंट पूछा जाता है, बहुत पुराना नहीं पूछा जाएगा। तो 2021 में देखो ढोलावीरा जो एक हड़प्पन साइट है, हड़प्पन सिटी है जो गुजरात में है, उसको डेजिग्नेट करा गया। देन काकातिया रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल जो है तेलंगाना में, उसे भी उसी ईयर करा गया। 2023 में शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है, एंड द सेक्रेड एसेंबल्स ऑफ द होयसाला आर्किटेक्चर, क्या आप मुझे बात बताओ, क्या वो स्टार शेप्ड होता है? इस तरीके का होता है और हर में एक शिखर होता है। हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना। तो देन 2024 में आप देखो मोइदाम्स, बेसिकली ये माउंट बुरियल सिस्टम था उस टाइम पे अहोम डायनेस्टी का, ठीक है। आपने एक नाम जरूर सुना होगा करंट अफेयर्स में, लचित बरफुकन, ठीक है। लचित बरफुकन का जो नाम है वो आता है कि वो अहोम आर्मी के जनरल थे जिन्होंने मुगल जो जब उनसे फाइट हुआ तब उन्होंने बहुत ब्रेवरी से लड़ा था। तो मोइदाम्स जो है बेसिकली दीज आर द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी जो आपको असम में देखने को मिलती है। रिसेंटली इफ आई टॉक अबाउट 2025 में जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है उनको डेजिग्नेट करा गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि आपको महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मराठा आर्मी के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। अब 62 पर्सपेक्टिव साइट्स है जो कि टेंटेटिव लिस्ट में है, दैट यू शुड नॉट नो, इतने ज़रूरत नहीं है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि 5 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मैक्सिमम नंबर है, सबसे ज़्यादा जैसे आपको इटली का देखने को मिलेगा 61, इंडिया में कितनी है 44, इंडिया में कितनी है 44, इटली में 61, चाइना में 60, जर्मनी में 55, फ्रांस में 54 एंड स्पेन में 50, ठीक है। तो आप याद कर लेना, कभी आ सकता है कि मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से देश में है, तो इटली में है। अब मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में कुछ की पॉइंट्स याद कर लेते हैं कि 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे यहाँ की, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिलती है, नहीं, ये आपको तमिलनाडु में भी दिखती हैं और ये 17th और 19th सेंचुरी के तक बनाया गया था। अब देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फोर्ट्स इंक्लूडेड है, जैसे कि रायगढ़ का फोर्ट, शिवनेरी का फोर्ट, प्रतापगढ़, राजगढ़, सिंधुदुर्ग, लोहगढ़, विजयदुर्ग एंड सालहेर, सुवर्णदुर्ग, खांडेरी एंड पालहला और गिंगी फोर्ट जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है डेजिग्नेट कर दिए गए हैं। आप मुझे बताना, अगर आपने छावा मूवी देखी है तो उसमें एक फोर्ट के बारे में बात करते हैं, फोर्ट नहीं कुछ वाड़ा करके है, शनिवार वाड़ा या फिर कोई और, आप मुझे बताइए। देन अभी देख लो ये हिल एरिया है, दैट इज इट, ठीक। बात करते हैं ICC अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट टॉप तालिबान लीडर्स। आपको पता है अफगानिस्तान में आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द US
तो वहाँ पे तालिबान का रूल था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2021 से, आई कैन बी बट आई थिंक आई एम नॉट, 2021 से तालिबान ने वहाँ पे ले लिया था अपना हकदार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है हमारा आईसीसी, उसने इशू कर दिए कुछ वारंट्स के अफगानिस्तान के सुप्रीम तालिबान लीडर हिदायतुल्लाह अलकमज़ादा जो भी इनका नाम है, एंड इनको जो है गिरफ्तार करिए। ठीक है, अब ये क्यों है? क्योंकि एट्रॉसिटीज़ ये कर रहे थे जो अफगान वुमेन है। आपको पता है हमारे यहाँ तो राइट्स हैं, बट अफगानिस्तान में शायद इस तरीके के कोई राइट्स प्रेजेंट नहीं है वुमेंस के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए। और तालिबान, आप हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2021 में तालिबान जो है वापसी मार गया था। देन इट इज इट, आपको पता है जेंडर बेसिस पे परसिक्यूशन भी होता है, मारा जाता है। या पढ़ लेना। बुल्गारिया अप्रूव टू ज्वाइन द यूरोजोन। बुल्गारिया जो है वो यूरोजोन में आ चुका है, यूरोजोन अप्रूव हो गया है यूरोजोन में। देखो क्या होता है, यूरोजोन बेसिकली क्या है कि अब जो है वहाँ की करेंसी जो है दैट विल बी यूरो। अब समझो आप ऐसा कंसिडर कर लो कि जो श्रीलंका है, नेपाल है और ये सारे आसपास की कंट्रीज है वो रुपी जोन में आना चाहे। कंसिडर कि ऐसा कोई रुपी जोन हो, तो इंडिया एक रुपी जोन चला है कि वहाँ पे सब जगह जो है रुपया ही चलेगा, हमारा रुपया ही चलेगा। आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि रुपया किसने आज़ाद करा था, किसने इजाद करा था, सॉरी मतलब किसने इनिशिएट करा था, किसने इन्वेंट करा था, कौन इसको चलन में लाया था, किसने नाम दिया था रुपया? ये वो शेरशाह सूरी क्या? ठीक, मतलब ऐसे अप्रूव नहीं, मतलब किसने चलन में लाया था हिस्ट्री से। बुल्गारिया यूरोजोन में आ चुका है, मतलब यहाँ पे करेंसी जो है वो यूरो चलेगी। ठीक, बुल्गारिया जो है दैट इज द 21st मेंबर कंट्री टू बिकम द पार्ट ऑफ द यूरोजोन एंड यूरो विल बिकम द ऑफिशियल करेंसी ऑफ बुल्गारिया 2026 से। अभी से नहीं, आपसे क्वेश्चन इजीली बन सकता है यहाँ से कि अभी से 2025 से हो जाएगा, नहीं, इट विल बिगिन फ्रॉम 1 जनवरी 2026 यूरो विल बिकम द ऑफिशियल करेंसी ऑफ बुल्गारिया, दैट इज इट, नथिंग मच। फिर बुल्गारिया जो है 21st मेंबर है। ठीक है, अब यूरोजोन में एक बार आप ये रीड आउट कर लेना कि और कौन कौन सी कंट्री, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आपको यही वाली कंट्री देखने को मिलेंगे ना यूरोपियन साइड वाली। आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, पोर्टुगल, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, माल्टा, साइप्रस, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, क्रोएशिया, ये मेंबर है 2023 से। अब आपको एक बात बता दूँ, आपको ना याद करने हैं बाल्टिक नेशंस, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नॉर्डिक कंट्रीज। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको पता है सारी, तो लिखो बाल्टिक नेशंस ये, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ये, एंड नॉर्डिक कंट्रीज ये। कोई ट्रिक हो तो आप लोग बता सकते हो मुझे। देन अभी जो 6 कंट्रीज है ना बेसिकली, देखो मैं बताती हूँ आगे क्या है। इन एडिशन इन बुल्गारिया 6 ऑफ द 27 EU कंट्रीज हैव नॉट येट अडॉप्टेड। अब ये अपना ही चलाना चाहती हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कैसे कैसे, जो चेक रिपब्लिक है उसमें कोरोना चलता है, क्राउन चलता है, डेनमार्क में डैनिश क्रोन चलता है, हंगरी में फ्रॉन्च चलता है, पोलैंड में ज़्लॉटी चलता है, रोमानिया में रोमानियन ल्यू चलता है, स्वीडन में स्वीडिश क्रोना चलता है। तो इन्होंने भैया ये भले ही वहाँ के पार्ट है बट इन्होंने यूरोजोन को ज्वाइन नहीं करा, ये अपनी अपनी करेंसी चलाना प्रेफर करते हैं। जो रोमानिया एंड बुल्गारिया है ये शेंगेन एरिया के पार्ट बन गए। आपको पता नहीं होगा, अगर पता हो तो अच्छी बात है कि जब आप यूरोप ट्रैवल करते हो तो आपको शेंगेन वीज़ा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक सेपरेट वीज़ा होता है, अलग से आपको लगवाना पड़ता है यूरोपियन कंट्रीज ट्रैवल करने के लिए। अब देखो शेंगेन एरिया में ट्रैवल करने के लिए, तब रोमानिया और बुल्गारिया भी अगर आपको जाना है तो आपको शेंगेन वीज़ा ही लगेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वीज़ा पॉलिसी है, इसमें 25 मेंबर स्टेट्स हैं। नोटेबली जो साइप्रस और आयरलैंड है ना वो मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, बट ये शेंगेन एरिया के पार्ट नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द शेंगेन एरिया। ये रीजन है वे नो इंटरनल बॉर्डर्स है, सिटीजन ऑफ द मेंबर कंट्रीज आर फ्री टू ट्रैवल विदाउट एनी पासपोर्ट एंड, मतलब इन कंट्रीज जो शेंगेन वाली एरिया वाली कंट्री जो भी कंट्रीज उसमें आती है ना, इसमें आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जाएंगे तो हमें वीज़ा की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट होना चाहिए बशर्ते हमारे पास। कंट्रीज इन्होंने कॉमन वीज़ा पॉलिसी बना रखी जिसमें आपको पता है शेंगेन वीज़ा चाहिए होता है। दैट्स इट, इतना ही जरूरत है। सीरिया, रीइंस्टेटमेंट ऑफ द मेंबरशिप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सीरिया जो है ना इज ग्रेजुअली been readmitted into the major international intergovernmental organizations following the half of the Assad regime in the US। अब आप ये बताओ क्वेश्चन ऐसे कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा सीरिया की लोकेशन को लेकर के, सीरिया के इंपॉर्टेंट सिटीज, इंपॉर्टेंट अगर कोई सिटी है, इंपॉर्टेंट प्लेस है तो न्यूज़ है तो वहाँ से बनेगा, यहाँ से कैसे पूछेगा? रिसेंटली हाँ ऐसे करके डायरेक्टली हेडिंग से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप दोबारा एडमिट कर ली है। ठीक है, तो वो सीरिया है। अब अरब लीग के बारे में ना यहाँ पे कुछ दे रखा है, इतना भले ही इंपॉर्टेंट ना हो बट आपके लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि अरब लीग का मेंबर पहली बात तो इंडिया है। ठीक है, बेसिकली मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेंबर है यहाँ पे तो मेंबर नहीं है। जो अरब लीग है उसको 1945 में फाउंड करा गया था, उसका हेडक्वार्टर जो है कायरो में है। आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि कायरो कौन सी कंट्री की कैपिटल है? अगर मैं सही हूँ यहाँ पे तो आप मुझे बताओ क्या कायरो इजिप्ट की कैपिटल है? और जब मैंने आपको अफ्रीका पढ़ाया तो क्या कायरो नाइल नदी के किनारे आता है? इसमें 22 मेंबर है अरब लीग में, 7 ऑब्जर्वर मेंबर है जिसमें ऑब्जर्वर जो मेंबर है दैट इज इंडिया। अगर मैं बताऊं आपको तो अरब लीग का जो ऑब्जर्वर मेंबर है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इंडिया को, इंडिया जो है मेंबर नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर कंट्री है। ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्री है, मेंबर नहीं है। अब पेरू में जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस की डिस्कवरी हुई है पेरू में। ठीक है, हिस्टोरिकल डिस्कवरी हुई है, उसका नाम है पेनिको। उसको पेनिको नाम दिया गया है। आप मुझे बताओ पेरू जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है, आप है क्या साउथ अमेरिकन कंट्री? ठीक है, इसकी कैपिटल क्या लीमा है? यहाँ पे क्या फॉस्फेट मिनरल रिच रीजन है ये?
आपको पता है ये कहाँ से मिलता है? बेसिकली कोइंसाइडिंग विद द डिक्लाइन, जब कारल सिविलाइजेशन की डिक्लाइन होती है तो यही पेनिको जो सिटी आपको मिल रही है, हिस्टोरिकल सिटी, ये वहीं से होती है। यहाँ पे आपको स्टोन टूल्स, शेल्स, बीड नेकलेसेस, क्ले स्टैचूज, स्केलेटन्स, कॉर्न शेल, ट्रम्पेट, सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि सब जगह मिलती हैं। ठीक है, आप इंडस वैली में देख लोगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर यहाँ पे एक 12 जुलाई को एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करा गया टूरिज्म के लिए, पेनिको रायमी। ये सेलिब्रेट करना था कि डिस्कवरी हमने करा है यहाँ पे, हमारी इतनी सभ्यता इतनी पुरानी मिली है यहाँ पे। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, कौन कितना दयालु है देश, क्या आप दयालु हैं? देन चैरिटीज एड फाउंडेशन, आपको याद होना चाहिए कौन सी फाउंडेशन निकालती है, तो चैरिटीज एड फाउंडेशन जो है दैट रिलीजेस वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट, बेसिकली नॉट एज इंडेक्स, और रिपोर्ट जो बताती है कि कितने दयावान है देश, कितना कौन दयावान है। तो इसमें असेसमेंट होता है 101 कंट्रीज का, ठीक है, जेनरोसिटी बेसिस पे कौन दयावान है, जनरस है। देन नाइजीरिया इज द मोस्ट जनरस कंट्री, नाइजीरिया इज द मोस्ट जनरस कंट्री, ठीक है, नाइजीरिया इज द मोस्ट जनरस कंट्री, आपको ये याद होना चाहिए, दिस इज वेरी फैक्चुअल, आपको याद होना चाहिए, नाइजीरिया इज द मोस्ट जनरस कंट्री, बस इतना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको जनरस इजिप्ट दिखेगा, फिर चाइना, ठीक है, टॉप 3 तो याद होने चाहिए। NEC, नेक, आपकी नेक कितनी जनरस होती है ना, किसी की नेक अच्छी होती है, ऐसे बहुत अच्छी से लोग तारीफ करते हैं ना, गर्दन कितनी अच्छी है, तो ये नेक, NEC के नहीं, NEC, ये टॉप करते हैं जनरसिटी में, ठीक है, जनरसिटी में बहुत जनरस नेशंस हैं ये, नाइजीरिया, इजिप्ट और चाइना। उसके बाद इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं, इंडिया कितना जनरस है। तो इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, इंडिया जो इज जॉइंटली रैंक्ड 7th अलॉन्ग विद कतार एंड UAE। तो इंडिया के साथ साथ 2 और नेशंस आते हैं 7th नंबर पे, तो IQU जो है, ये कंट्रीज जो है 7th नंबर पे आते हैं, ठीक है, IQU 7 नंबर पे आते हैं। इंडोनेशिया जो अगर मैं आपको बताऊं तो 2024 में इंडोनेशिया वाज मोस्ट जनरस, बट अभी 26, बेसिकली अब ये इंडिया वाज द रैंक्ड फर्स्ट इन 142 कंट्रीज एंड इंडिया वाज रैंक्ड 26 से डायरेक्टली इंडिया कितना ज़्यादा जनरस हो गया, देखो अब 7th पे आ गया है। इंडोनेशिया लास्ट टाइम टॉप पे था, इस टाइम नाइजीरिया है, इस टाइम क्या है, नाइजीरिया टॉप पे है। रशिया रिकॉग्नाइजेस तालिबान गवर्नमेंट, रशियन भाई ने तालिबान को एक गवर्नमेंट की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। ऑन द सेम डे क्या होता है, इसी टाइम पे 3 जुलाई को रशिया फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लेता है भाई तालिबान, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है अफगानिस्तान में, ठीक, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अब क्या होता है, ऑन द सेम डे ब्लैक एंड व्हाइट तालिबान फ्लैग को रिप्लेस कर दिया जाता है, फॉर्मर जो ट्राई कलर फ्लैग है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का, मॉस्को में, रशिया में एक जगह है मॉस्को। रशिया दस बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज तालिबान एज अ गवर्नमेंट सिंस 2021 रिटर्न। अभी मैंने आपको बताया कि तालिबान जो है 2021 में रिटर्न करता है अफगानिस्तान में, और इन रशिया जो है दैट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इट, दैट्स इट। फिर देख लो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उंगा का रेजोल्यूशन है अफगानिस्तान के ऊपर, 7 जुलाई को आता है। द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं, द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इजराइल है वोटेड अगेंस्ट इट। इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में कौन रहे, हमारे ट्रम्प चाचा और हमारे इजराइल वाले आयरन डोम साहब, ठीक है, इन्होंने अगेंस्ट में वोट करा, और 12 कंट्रीज के साथ इंडिया ने भी एब्सटेन करा वोटिंग से। इंडिया जो है, इंडिया देखो, इंडिया का मतलब पास में है अफगानिस्तान, इंडिया USA से भी नहीं लड़ाई करना चाहता, इंडिया रशिया से भी लड़ाई नहीं कर सकता, तो इंडिया को न्यूट्रल रहना पड़ेगा, तो इसलिए इंडिया ने बोला हम वोट नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू वोट, हम एब्सटेन करेंगे वोटिंग से। अब ये किसने इंट्रोड्यूस करा था इसको, तो जर्मनी, आयरलैंड और स्वीडन ने, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया ने वोट नहीं करा, इंडिया ने एब्सटेन करा, हाँ या ना कुछ नहीं बोला, इंडिया ने एब्सटेन करा। क्या पढ़ लेना एक बार, ग्लोबल पीस इंडेक्स कहाँ है, कितनी ज़्यादा शांति है ये जानते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक। अब कौन निकालता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, आप बताओ मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो है ये एक थिंक टैंक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये निकालती है। इसका 19th पब्लिकेशन था एंड ये बताती है कि 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कितनी ज़्यादा शांति है, ठीक है, कितनी ज़्यादा शांति है। चलो देखते हैं कौन टॉप कर रहा है इसमें। इसमें ना 23 क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स हैं, 3 की डोमेन्स हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि सोसाइटी सेफ्टी कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट कितना है, डिग्री ऑफ मिलिट्राइजेशन कितनी है, ठीक है। इसमें 87 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 87 कंट्रीज़ जो हैं वो डिटेरियोरेट हो रही हैं, वो पीसफुल कम हो रही है, उनमें शांति कम हो रही है, और 74 कंट्रीज़ है जिनमें शांति दिख रही है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है उनमें। टोटल मैं बताऊँ आपको, तो मैंने बताया भी था शायद, देयर आर 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, 163 कंट्रीज़ हैं, उनमें से 87 कंट्रीज़ हैं जिनमें कि डिटोरिएट हो रही है चीज़ें, ठीक है, डिटोरिएट हो रही हैं, और 74 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ठीक। इंडिया की पोजीशन जानते हैं कि इंडिया की क्या स्थिति है इसमें, देखो इंडिया की तो मैं बताऊँ आपको, तो इंडिया जो है 115 रैंक पे है, कितना 115 में, मतलब देखो पीस इंडिया में कम ही है, टोटल अगर मैं बताऊँ तो आपको 163 कंट्रीज़ थी, इंडिया इसमें रैंक कर रहा है 115। इंडिया की रैंक अगर 115 है तो आप सोचो टॉप पे कौन है, तो क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंडी है तो वहाँ पे इतनी शांति भी है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बर्फ है। आइसलैंड रिमेन्स द मोस्ट पीसफुल कंट्री सिंस 2008 से आइसलैंड सबसे ज़्यादा शांत जगह है, ठीक है, मोस्ट पीसफुल कंट्री है, और आयरलैंड सेकेंड, IIN, न्यूजीलैंड थर्ड। लास्ट में बताऊँ तो बोल रहा है कि रशिया जो है बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, रशिया क्योंकि आपको पता है यूक्रेन के साथ लड़ाई, वॉर, ईच एंड एवरीथिंग चल रहा है। इंडिया की रैंक 115 है,
एंड 2024 में इंडिया की रैंक थी 116। आपको थोड़ा सा स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है यहाँ पे, बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ही है, ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा और हो सकता है। इंडिया इज परफॉर्मिंग बेटर इन द साउथ एशियन रीजन, जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश की 123 है, पाकिस्तान की 144, अफगानिस्तान 158। इतनी ज़रूरी नहीं है, बट हाँ इंडिया अपने बॉर्डर्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 115 रैंक है इंडिया की और इसने इंप्रूवमेंट करा है लास्ट ईयर की रैंकिंग से। रशिया लास्ट है, आइसलैंड फर्स्ट है। आइसलैंड ठंडा है, आइसलैंड फर्स्ट है। आइए अब जानते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में कि कौन सा शहर कितना रहने लायक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को पब्लिश करती है। इसमें 173 सिटीज़ इवाल्यूएट करी जाती हैं। 5 की कैटेगरीज है, जैसे कि स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चर एंड एनवायरमेंट। ये सारी 5 कैटेगरीज के बेसिस पे कौन सी सिटी कितने रहने लायक है उसको बताया जाता है। आप लोग बताओ इंडिया में आपके हिसाब से कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा रहने लायक है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका वाला रीजन है उसको लीस्ट लिवेबल बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट, पुअर इंफ्रा है और इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इस बार हमेशा की तरह जो आप 3 साल से देख रहे होंगे, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो वियना वॉज द मोस्ट लिवेबल सिटी, बट इस बार डेनमार्क की कोपेनहेगन हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी एंडिंग वियना's 3-year reign। ये डैनिश कैपिटल है, डेनमार्क की कैपिटल है। यहाँ पे आपको 100 स्कोर मिल रहा है। स्टेबिलिटी है, एजुकेशन है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है। वियना जो है इसको नीचे कर दिया गया है, सेकंड नंबर पे आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेरर थ्रेट्स जो है बढ़ गए हैं। इसमें कोई भी सिटी जो है इंडिया की टॉप में नहीं दिख रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पे आपको देखने को मिल रहा है कोपेनहेगन, 2 पे आपको सेकंड नंबर पे 2 कंट्रीज शेयर कर रही हैं, 2 सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रिया की वियना एंड स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख। ये सेकंड नंबर पे आती हैं। ये टाई हो गया इन दोनों के बीच में। आप अगर यहाँ पे मार्क्स देखोगे ना इंडेक्स के हिसाब से, तो जो मार्क्स है 97.1 97.1 है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया एंड 5 जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो फर्स्ट पे आ रही है कोपेनहेगन डेनमार्क, सेकंड पे 2 सिटीज़ आ रही हैं वियना और ज्यूरिख। डेमेस्कस जो है सीरिया में, इसको लीस्ट लिवेबल बताया गया। आपको पता है इजराइल सीरिया लड़ाई वगैरह चल रही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। अधिकतर आप जो गैप रिपोर्ट्स पढ़ोगे ना, अधिकतर जब मैं बोलूँ इट मीन्स 90%, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है। अब इसमें 148 इकोनॉमीज को इवैल्यूएट करा जाता है। अब क्या इसमें 4 इंडिकेटर हैं, इंडाइसिस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब 0 से 100 स्केल तक में इसमें मेजर करा जाता है। तो आइसलैंड जो है इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर पैरिटी बहुत सही है। एंड उसके बाद फिनलैंड और फिर नॉर्वे, ठीक है। आइसलैंड और फिनलैंड और नॉर्वे। अब देखते हैं इंडिया का कहाँ पे नंबर आता है, ठीक है। ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, ठीक है। एंड आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड दीज वर्ल्ड और सिंस 2006 से ये थी। बॉटम 5 कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जेंडर गैप है। फिर आप देखते हो सूडान, चाड। इंडिया ने ड्रॉप कर दी है अपनी पोजीशन 2024 में। अगर मैं बताऊं तो इंडिया की रैंक थी 129 एंड इस बार इंडिया की रैंक जो है 2 पायदान कम हो गई है एंड 131। आपको पता होगा कि कितनी कंट्रीज़ मैंने बताई थी, 148। अब 148 में इंडिया की जो रैंक है दैट इज़ 131 और 2024 में इसकी रैंक इससे सही थी, मतलब कितनी थी, 129 थी इंडिया की रैंक, बट अब गिर गई है तो 131 हो गई है। दैट्स इट। इंडिया का जेंडर पैरिटी स्कोर आप देखो 64.4% है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर मैं बताऊं आपको बात, तो मेजर कंसर्न इंडिया को लेकर के कुछ है यहाँ पे। इंडिया की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर गई है, जैसे कि 2024 में अगर मैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट की बात करूँ दैट वाज 14.7, पर अब कम हो गया है। आपको ऑलमोस्ट 1% कम नहीं दिख रही है 2025 में। 13.8% वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन संसद, पार्लियामेंट में कैसा रिप्रेजेंटेशन है, 2024 में अच्छा था, बट 25 में आपको 1% की कमी देखने को मिल रही है। फीमेल मिनिस्टर्स में भी आपको कमी देखने को मिल रही है। दैट्स इट। फिर बांग्लादेश ने सर्च करी है 75 प्लेसेस टू 24th, आगे आ गया है। लेड बाय स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। नेपाल की 125, भूटान 119, श्रीलंका 130। इन सब को हायर रैंकिंग मिली है इंडिया से। मालदीव्स और पाकिस्तान जो है इंडिया के लोअर में है। साउथ एशिया वाले रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, अब ये कौन रिलीज करता है, तो UNSDSN मतलब यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इस इंडेक्स को रिलीज करता है एंड इसमें 17 ग्लोबल गोल्स। अब हमारे कौन से 17 SDG हैं आप लोग मुझे बताइए। 17 SDG, ठीक है। नो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, 17 ग्लोबल गोल्स हैं। इनको हमें फुल्ली अचीव करना है 2030 तक। 2030 तक दीज गोल्स नीड्स टू बी अचीव्ड। अब देखो क्या हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, देखते हैं। चलो टॉप रैंकिंग में मैं अगर बात करूं तो फिनलैंड लीड्स द SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। फिनलैंड जो है वो टॉप कर रहा है, ठीक है। फिनलैंड जो है दैट इज टॉपिंग दिस लिस्ट, टॉपिंग दिस इंडेक्स। फिनलैंड जो है वो बेसिकली टॉप कर रहा है। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो नो SDG इज ऑन ट्रैक टू मेट बाय 2030। हम लोग बोल तो रहे 2030 तक हम सारे SDG को हासिल कर लेंगे, सब हो जाएगा, बट बाय दिस रिपोर्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो है 2030 तक इसको पूरा भी कर पाओगे। चलो फिनलैंड टॉप पे है, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क। फिनलैंड FSD, फिनलैंड, स्वीडन और फिर डेनमार्क के टॉप कर रहे हैं। लास्ट पे आप देख लो तो साउथ सूडान आपको देखने को मिलता है।
इंडिया को एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बना है क्योंकि इंडिया जो है अंडर 100 आ गया है, ठीक है, टॉप 100 में इंडिया शामिल हो गया है। इंडिया की रैंकिंग है 99। इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया की रैंक है 99 विद स्कोर 67.0। इंप्रूवमेंट आया इंडिया की रैंक में, दैट्स आपको इतना पता होना चाहिए। अब इंडिया के नेबर्स की अगर मैं रैंक बताऊँ आपको तो भूटान इज 74, नेपाल इज 85 एंड मालदीव्स इज 53। ठीक है, इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट फॉर योर एग्जाम। इंडिया की रैंक 99 है, इंडिया में इंप्रूवमेंट हुआ है सस्टेनेबल गोल्स को लेकर के। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ये देखो IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है वो रिलीज करता है इस इंडेक्स को, बेसिकली इस रैंकिंग को। अब इसमें टॉप पे देख लेते हैं तो टॉप पे है स्विट्जरलैंड। टॉप पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड। सेकंड इज सिंगापुर, थर्ड इज हांगकांग। तो SSH जो है ये मोस्ट कॉम्पिटिशन इसमें बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में SSH जो है वो टॉप कर रहा है, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर एंड हांगकांग। लास्ट की अगर मैं बात करूँ दैट इज वेनेजुएला। इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 41st, ठीक है, 41। इंडिया की रैंक 2025 में 41, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, अब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? हु रिलीजेस, विच बॉडी रिलीजेस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? अब ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, बता दूं। चलो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन सा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज करता है। इसमें कुछ डायमेंशंस है एनर्जी को लेकर के, जैसे कि इक्विटी मतलब अफोर्डेबल एक्सेस कितने लोगों के पास है, क्लीन एनर्जी से लेकर के सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर के, फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट कितना सस्टेनेबल है वहाँ पे, फिर एनर्जी सिक्योरिटी। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करता है, इसका 15th एडिशन है। स्वीडन ने टॉप करा है भाई, कितने? स्वीडन ने टॉप करा है, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क इन्होंने टॉप करा है। फर्स्ट है स्वीडन, सेकंड फिनलैंड एंड थर्ड इज डेनमार्क। फर्स्ट इज स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क। इंडिया की रैंक है 71st अमंग द 118 कंट्रीज। अगर मैं बताऊं 71 अमंग 118 कंट्रीज, इंडिया जो है 71st रैंक पे है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। अब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 की आ चुकी हैं, ठीक। अब इसमें क्या देखना है आपको? दिस ग्रोथ पोजीशंस इंडिया में 54 एज द 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ग्लोबली। उसके बाद आपको यूनाइटेड स्टेट्स, फिर यूनाइटेड किंगडम एंड फिर चाइना देखने को मिलता है। IIT दिल्ली में अगर मैं बताऊं तो इमर्जेस टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में नहीं, सॉरी, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली हैज टॉप्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूशन, ठीक। तो ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए है नहीं इंडिया में। आप अगर देख लो तो IIT दिल्ली है, फिर IIT बॉम्बे है। IIT दिल्ली की 123rd रैंकिंग है, प्रीवियस की 150 थी, तो इसने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करा है। एंड अब आप वर्ल्ड में टॉप देखो, ठीक है, वर्ल्ड में टॉप देख लो, और एक बार ये कानपुर वाली जरूर देख लेना, क्योंकि अभी मत बोलना कि मैडम कानपुर से हैं इसीलिए बोल रही हैं, नहीं, क्योंकि अब यूपी के एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो यूपी वाला जरूर देख करके जाना, क्योंकि IIT जो कानपुर है उसकी 222 रैंकिंग है इस साल और 263 थी पहले, तो इसने इंप्रूव करा है, ठीक है, इसने इंप्रूवमेंट दिखाया है आपको। हाँ, इधर से देखो 226 का 825 वाली थी, तो इसने इंप्रूव करी है अपनी रैंकिंग IIT कानपुर ने भी, ठीक है, बस इतना। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ अगर हम विश्व की जानना चाहें, वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जानना चाहें तो सबसे पहले आपको MIT देखने को मिलता है। MIT USA में है, फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन UK में है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, ठीक है, टॉप 3 याद कर लो, दैट इज इनफ। फिर हार्वर्ड 5th नंबर पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK की 4th नंबर पे, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको USA में मिलते हैं, 1 पे है वर्ल्ड में। और आप देखो टाइम्स हायर की रैंकिंग देखोगे आगे चलकर तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। MIT जो है वो QS में टॉप पे है, ठीक है, आगे भी आपको दिखेगा कई सारी चीज़ों में। तो MIT जो है वो QS वाली रैंकिंग में, जो QS रैंकिंग आती है ना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, उसमें MIT टॉप पे है USA में। ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आपको अभी बताती हूँ, बस एक सेकंड रुको। ईरान की लोकेशन जानो, ईरान के बॉर्डर्स जानो, ठीक है, इजराइल की लोकेशन जानो, इजराइल की बॉर्डर जानो कि इजिप्ट कहाँ से लग रहा है, लेबनान कहाँ से लग रहा है, जॉर्डन कहाँ से शेयर कर रहा है बॉर्डर, फिर इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर गल्फ ऑफ अकाबा है, इधर रेड सी से कनेक्शन इसके कैसे हो रहे हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इधर गाज़ा, इधर फलस्तीन है, इधर गोलन हाइट्स है, इधर सी ऑफ गैलिली है क्या, फिर इधर डेड सी है, जॉर्डन रिवर है, यहाँ पे डेड सी है, कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर हो रहा है। फिर ईरान के बॉर्डर जानो, ठीक है, ईरान के बॉर्डर जानो, ईरान में कौन कौन सी रिवर है ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या जोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट सिटी है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है वो चलाया ईरान के लिए, इजराइल ने राइजिंग लॉयन ऑपरेशन चलाया, और ईरान ने क्या चलाया, ईरान ने चलाया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। अब भाई अगर सोचो, अगर कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है तो अब ऐसा ज़माना तो मेरे हिसाब से मतलब नहीं मानती मैं कि अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, ठीक है। तो इसने क्या करा, अगर मुझे कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं भी थप्पड़ मारूंगी उसको, नहीं मैं नहीं मारूंगी, मतलब पर्सनली किसी को क्यों कोई थप्पड़ मारेगा, बट आजकल तो यही ज़माना है, अगर मैं थप्पड़ मारूँ किसी को अगर तो दूसरा भी मेरे को थप्पड़ मारेगा, तो इसने यही करा। इजराइल ने चलाया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, तो ईरान ने भी एक थप्पड़ मारा, ईरान ने चलाया ट्रू प्रॉमिस, भैया प्रॉमिस हमने मांगे हम तुमको थप्पड़ मार के रहेंगे, ठीक। आपको याद रखना चाहिए कि इजराइल ने राइजिंग लॉयन चलाया और ईरान ने उसके बदले में ट्रू प्रॉमिस चलाया, ठीक। अब कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ है, जैसे कि
जैसे कि आपको देखने को मिलेगा नातांज यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी, ठीक है, नातांज यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी जो कि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है तेहरान में, ठीक है, और जो मिलिट्री बेस था तबरीज़ का, एंड अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट थी करमनशाह। ये आपको तीनों चीज़ें नातांज जो भी बोल लो, नातांज यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी तेहरान, तबरीज़ और करमनशाह, ये आपको ईरान में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? ईरान में। और यहाँ पे अटैक कर दिया इजराइल ने, तो ईरान शांत तो बैठने वाला नहीं है। ईरान ने चला दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी इसने, ठीक है, और एक्सप्लोजन्स कहाँ पे हुए? जेरूसलम में हुए, तेल अवीव में हुए, बस इतना ही कुछ हुआ। फिर यूएस ज्वाइन करता है इस लड़ाई को और डायरेक्ट स्ट्राइक हो जाते हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट पे। आप ये समझो यूएस ने इजराइल का साथ दे दिया, ठीक है, यूएस ने इजराइल का साथ दे दिया। और जो ईरान के मेजर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे, न्यूक्लियर स्टेशन थे, जैसे कि फोर्डो, नातांज, इस्फाहन, इन पे अटैक कर दिया। तो ये 3 जगह और ये ऊपर की 4 जगह, ये आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं, ये वाली, ये आपको पता होनी चाहिए कि ईरान में है। कई बार ऐसे आता है कि कौन कौन से उसके ट्रायंगल का पार्ट हैं, कौन कौन से ऐसे बगदाद, तिकरित आपको कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें कई बार आती हैं। तो फोर्डो, नातांज और इस्फाहन, ये आपको इस्फाहन ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ईरान में। और B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स लगाए गए, ठीक है। उसके बाद आप देख लो जो इस रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या चलाया? ऑपरेशन सिंधु। भैया वहाँ पे हमारा डायस्पोरा रहता है, हमारे लोग रहते हैं, हमें बचा करके लाना है, ठीक है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इंडिया ने पहले भी ऑपरेशन चलाया, जैसे कि 1990 में गल्फ वॉर हुआ तब भी, लीबिया में क्राइसिस हुआ तब भी, और यूक्रेन में जब रशिया ने वॉर हुआ तब भी ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था। अब देख लो 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स मिल गए यूएनएससी में। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें हमें 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स मिल गए हैं अपने 2 साल के लिए। जैसे कि आपको पता है 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करा जाता है। तो कौन कौन से, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो बहरीन, कोलंबिया, DRC, लिबेरिया और लातविया। बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लिबेरिया एंड लातविया। अब इनकी जो मेंबरशिप है ना, बेसिकली वो 2026 से स्टार्ट होगी, ठीक है, जनवरी 2026 से इनकी सर्विस जो है वो स्टार्ट होगी। 2 साल की इनकी सर्विस होती है। अब एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लातविया जो है ना, इसे पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इसको सीट मिली है, नॉन परमानेंट मेंबर की सीट मिली है इसे। मुझे कमेंट में बताओ 5 परमानेंट मेंबर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं? P5 बताओ मुझे कमेंट करके, P5 बताओ। और किसकी वजह से हमें परमानेंट सीट नहीं मिल रही है, ठीक है, कौन वीटो कर देता है? और एक ने भी वीटो कर दिया तो आपको पता है। लातविया पहली बार बन रहा है, 193 मेंबर्स हैं, आपको पता होगा। एंड रोटेटिंग 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बॉडी है। तो एक बार दोबारा बोल देती, बहरीन, कोलंबिया, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लिबेरिया एंड लातविया। अब क्या आप मुझे बताओ, लातविया स्कैंडिनेवियन नेशंस में आता है, नॉर्डिक कंट्रीज़ में आता है, बाल्टिक कंट्रीज़ में आता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अब ये जो इंडेक्स है ना, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया को इसमें रैंक कितनी मिली है? एक तो पहली बात 180 कंट्रीज़ को इवेलुएट करा जाता है। इंडिया की रैंक है 151 रुपये, मतलब 151 रैंक है, याद कर लेना। कितना फ्री है हमारे पास? भैया फ्री 151 रुपये ही है, ठीक है, 151 ही हमारे पास फ्री है, इससे ज़्यादा नहीं है हमारे पास फ्री। इसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है 8 प्लेस का, क्योंकि इंडिया की रैंक 2024 में 159 थी। वेरी सीरियस कंडीशन रहती है, ठीक है, कितनी प्रेस यहाँ पे फ्री है, तो वेरी सीरियस कंडीशन अभी भी है, भले ही इंडिया की रैंक आपको बेटर दिख रही हो। टॉप रैंक्ड कंट्रीज कौन सी है? तो आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा जो फर्स्ट है, एस्टोनिया और नीदरलैंड्स। नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड्स आपको टॉप 3 कंट्रीज देखने को मिलेगी, नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड्स। उसके बाद एरिट्रिया आपको लास्ट कंट्री देखने को मिलेगी। आप लोग मुझे बताओ, एरिट्रिया पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? चलो, इंडिया जो है बहुत आगे है भूटान से, क्योंकि आपको पता है इंडिया की रैंक 151 है, तो ये हमारे पीछे ही है। पाकिस्तान की 158, ठीक है। इसके 5 क्राइटेरिया है कि पॉलिटिकल कंटेस्ट कैसा है, लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, इकोनॉमिक प्रेशर कैसा है, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है, जर्नलिस्ट सेफ्टी कितनी है, जर्नलिस्ट कितने सेफ है यहाँ पे। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कौन सा देश मिलिट्री पे, अपने आर्म्स पे कितना ज़्यादा खर्चा करता है, कौन ये रिपोर्ट निकालता है? तो हमारी जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री है, 1966 में इसको स्टैब्लिश करा गया था, पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन ने स्टैब्लिश करा था। ये बात करता है कि डेडिकेटेड है रिसर्च पे, जैसे कन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट पे, ये सारी बातें करती है। अब इसका जो ग्लोबल रिपोर्ट है मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, उसकी जो रिपोर्ट का टाइटल था दैट वाज ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट के तो बात कुछ ऐसी है कि लार्जेस्ट ईयर ऑन इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, 9.4% इंक्रीज इन 2024 वाज द लार्जेस्ट ईयर ऑन इंक्रीज सिंस 1988। सबसे ज़्यादा 2024 में, और सबसे ज़्यादा आपको लड़ाइयाँ भी 2024 में देखने को मिली होंगी, रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर और भी सारे वॉर्स हो। इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा खर्चा मिलिट्री पे कौन करता है, ठीक है, अपने आर्म्स पे कौन करता है? तो आप आ रहा USA।
हमारे चाचा हैं, ठीक है, तो 997 बिलियन US डॉलर्स का खर्चा करते हैं चाचा जी। तो यूएसए जो है नंबर 1 पे है, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर जर्मनी, फिर इंडिया, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, जर्मनी, इंडिया। इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया भी बहुत खर्चा करता है अपनी मिलिट्री पे। और एशिया में अगर मैं बताऊं तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर चाइना, क्योंकि एशिया में चाइना आता है एंड चाइना इज सेकंड। पहले यूएसए फिर चाइना। तो क्या है, 2 ये इकोनॉमीज आपको टॉप इकोनॉमीज दिख रही हैं। फिर रशिया, फिर जर्मनी, फिर इंडिया, ठीक है। इनको भाई ये खर्चा करते हैं मिलिट्री अपने चीज़ों पे, ठीक है, चाहे बॉम्ब्स हो चाहे मिलिट्री कुछ भी आर्म्स हो सकते हैं उनके लिए। चलो अब देखते हैं द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कि इंडिया के कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें शामिल करे गए हैं और टॉप का इंस्टीट्यूट कौन सा है टाइम्स के हिसाब से। जो अभी देखो पहला ही पॉइंट है कि इंडिया का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, मतलब IISc बेंगलुरु जो है, वो 38th पोजीशन पे आ रहा है शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ 38 नंबर पे आ रहा है IISc बेंगलुरु। टॉप 5 यूनिवर्सिटी जानते हैं वर्ल्ड की, जैसे कि चाइना की जो है सिंगुआ यूनिवर्सिटी, कौन सी, चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी, फिर पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चाइना की है, फिर सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, देन नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान की। आपको बस टॉप याद रखना है, टॉप ही पूछेगा तो सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है IISc वो है 38th पोजीशन पे, ठीक है। अब अन्ना यूनिवर्सिटी जो है वो 111 नंबर पे आ रही है, ठीक है। अन्ना यूनिवर्सिटी जो है दैट इज ऑन 111। शूलिनी यूनिवर्सिटी 5th है, ठीक है, 5th इन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 5th है, ठीक। शूलिनी यूनिवर्सिटी इंडिया में 5th है, बट अगर एशिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 38th पोजीशन पे आ रही है IISc बेंगलुरु के साथ में। चलो 38 नंबर पे IISc बेंगलुरु है हमारा। फिर सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर आप देख लो, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट कौन निकालता है, तो UN देसा, ठीक है। UN देसा जो है वो रिलीज करती है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। इसकी थीम क्या थी, इसका टाइटल क्या था इस रिपोर्ट का, था अ न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए था। अब UN देसा का भी कोलैबोरेशन होता है UNU वाइडर के साथ, ठीक है। कुछ बिल्डिंग अर्जेंसी होती है बिल्डिंग में, जैसे इंक्लूसिव, इक्विटेबल, रिसाइलेंट सोसाइटीज़, फेयर टैक्सेशन, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एंड रिन्यूड मल्टीलेटरलिज्म, ये सारी चीज़ें इसके क्राइटेरिया है, बस और कुछ नहीं। इनकम इनइक्वालिटी कैसी है, ठीक है, बोल रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो 2/3 ऑफ द कंट्रीज़ में बढ़ गई है, ठीक, वाइड हो गई है, बढ़ गई है। लेबर मार्केट्स जो है वो फ्रेजाइल हैं, अभी भी इनफॉर्मल प्रिकेरियस जॉब्स होती हैं ये। ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो लो ट्रस्ट है गवर्नमेंट में, हाफ ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ट्रस्ट नहीं है अपनी गवर्नमेंट में। देन पॉजिटिव ट्रेंड्स की बात करूँ मैं अगर, तो मोर देन 1 बिलियन पीपल हैव लिफ्टेड आउट एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब 1 बिलियन से ज़्यादा लोग जो है 1995 के अगर क्राइटेरिया की बात करूँ तो ये पॉवर्टी से बाहर आ गए, एक्सट्रीम पॉवर्टी से। ग्लोबल गेन्स की अगर बात करूँ तो लिटरेसी में अच्छा गेन हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, एसेंशियल सर्विसेज में भी आपको अच्छा रैंक देखने को मिल जाता है। फिर आती है ग्लोबल विंड रिपोर्ट, ठीक है। विंड रिपोर्ट आपको पता है लोग विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। अब कौन कौन से हमारे जो स्टेट्स हैं वर्ल्ड में कौन टॉप पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। देन ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसको रिलीज़ करती है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसको रिलीज़ करती है। एंड माना ये गया है कि 77% ऑफ द 2030 टारगेट्स जो है पुटिंग नेट जीरो गोल्स एंड पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स, ये अचीव कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 77% कर पाएंगे, 100% नहीं हो पाएगा, बट 77% ऑफ द 2030 टारगेट्स जो है, तो नेट जीरो गोल्स को हमें अचीव करना है, वो पेरिस एग्रीमेंट कम्युनिटीज़ के हिसाब से वो हम 77% तक हासिल कर लेंगे। ग्लोबल विंड पावर इंस्टॉलेशन, आपको पता है विंड मिल्स वगैरह लगती हैं, ठीक। टोटल ऑफ द 117 गीगावाट्स ऑफ द न्यू कैपेसिटी इंस्टॉल करी गई है 2024 में। थोड़ी सी ज़्यादा है, इंप्रूवमेंट तो है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बस थोड़ी ज़्यादा ही है, 116.6 तो थी, ठीक है। देन रीजनल परफॉर्मेंस की बात करो तो चाइना ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कराया है इसने। अदर लीडिंग मार्केट्स जैसे कि USA है हमारा, फिर ब्राज़ील है, फिर इंडिया, फिर जर्मनी। अगर विंड एनर्जी इन इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में आपको अप्रॉक्स क्या इंस्टॉल कैपेसिटी 50.04 गीगावाट्स की दिख जाती है। एंड देन उसके बाद एनुअल ग्रोथ, इतना ज़्यादा मत याद करना यार, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो यार कैसे फैक्ट इतना ज़्यादा याद होगा। बस इंस्टॉल कैपेसिटी देख लो तो 50.04 गीगावाट की कैपेसिटी है। फिर ग्लोबल रैंक में अगर मैं बताऊँ आपको तो 4th नंबर पर आता है इंडिया, आफ्टर चाइना, USA एंड जर्मनी। आप यहाँ पे देखो चाइना तो टॉप पे है, फिर आ रहा है USA, फिर जर्मनी। देखो लीडिंग मार्केट्स में यहाँ पे दिया है, बट आप ऐसे देखो यहाँ पे तो चाइना, USA, जर्मनी के बाद आ रहा है इंडिया 4th नंबर पे। यहाँ पे लीडिंग मार्केट्स दिए थे, बट अगर रैंकिंग वाइज देखेंगे तो ग्लोबल रैंक में चाइना 1, सेकंड USA, 3rd जर्मनी एंड 4th इज इंडिया। तो अगर मैं विंड एनर्जी की बात करूँ तो नंबर 4 पे इंडिया है, चाइना टॉप, USA सेकंड, जर्मनी 3rd। इंडिया में भी टॉप स्टेट्स कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो दीज आर गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु वाले रीजन में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन होता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, बस इतना याद रख लेना, 36 मेगावाट की कैपेसिटी। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है तो US चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है, ठीक है, US चेंबर ऑफ जो कॉमर्स है वो 13 एडिशन रिलीज़ करता है इंटरनेशनल IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। इंडिया की इसमें रैंक है 43।
इंडिया की रैंक है 43, इसमें 55 कंट्रीज़ को इवैल्यूएट करा जाता है, तो 43 जो है वो इंडिया की रैंक है। अब टॉप पे कौन कौन है, टॉप पे यहाँ पे क्या यहीं देख लेते हैं। यूएसए टॉप पे है, फिर यूके, फिर फ्रांस। तो यूएसए टॉप पे है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बात करो तो यूएसए टॉप पे है, फिर यूके, फिर फ्रांस। इंडिया की रैंक 43rd है, ये मैंने आपको बता दिया, इंडिया की रैंक 43rd है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिले हैं सऊदी में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में और कुवैत में। दैट्स इट, नथिंग मच। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जो है ये बेसिकली क्या बताता है, ये एआई से रिलेटेड बात करता है। आपको पता है आजकल हर टेक्नोलॉजी में एआई है। अब एआई किस तरीके से लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहा है वो भी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। इन इकोनॉमीज़ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से हैम्पर कर रहा है, ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जो है ये वार्न करता है कि एआई कैन बी पावरफुल टूल फॉर प्रोग्रेस बट नॉट इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर मैं बताऊँ तो इनक्लूसिव अगर डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता है एआई के आने से बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली जा सकती है, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो सकते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट में है वो ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। जो अनकटैड है वो ये रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट को, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इंक्लूसिव एआई फॉर डेवलपमेंट, इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। 2033 तक ये बोला गया है कि जो एआई का मार्केट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $4.8 ट्रिलियन। कितना, $4.8 ट्रिलियन, ठीक है। दैट्स इट। अब कुछ लीडिंग टेक जॉइंट्स जैसे कि एप्पल, अभी आपने देखा 17 प्रो मैक्स लेने के लिए, प्रो लेने के लिए कितनी भीड़ लगी, कितना लोग उनको चाहिए आईफोन, ठीक है, पता नहीं क्यों पर चाहिए, मतलब ले लो बाद में, मतलब फर्स्ट डे लेना है उनको, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट है, इनका देख लो, ये सब अबाउट $3 ट्रिलियन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन है। एआई कोड इम्पैक्ट 40% ऑफ जॉब्स वर्ल्ड वाइड। आपको पता है एआई जो मैंने अभी आपको बोला था जैसे कि किस तरीके से जॉब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जॉब्स को ले रहा है एआई। देन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ कितना ज़्यादा टेरर है उस कंट्री में, कितना ज़्यादा टेररिज्म फ्री है वो कंट्री, उस चीज़ पे इवैल्यूएट करा जाता है। तो कौन निकालता है, कौन रिलीज़ करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। जो इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स एंड पीस का वो रिलीज़ करता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को। बुर्किना फासो इज़ फर्स्ट, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे, बुर्किना फासो में। बुर्किना फासो इज़ फर्स्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म है। देन पाकिस्तान सेकंड है। इंडिया की रैंक देख लेते हैं तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा, अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है, 14th है टेररिस्ट के मामले में, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है दैट इज 14th, ठीक। दैट्स इट। साहिल रीजन में भी आपको देख लो सेंटर ऑफ टेररिज्म बताया गया है। साहिल रीजन कौन सा रीजन है, नदर्न अफ्रीका में जो आप ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव देखते हो ना, सारा डेजर्ट के साउथ में, दैट इज साहिल रीजन। आप देखो बुर्किना फासो सबसे टॉप पे, फिर पाकिस्तान, सीरिया, दैट्स इट। आपको ये अफ्रीका की कंट्री, फिर आपको पाकिस्तान, फिर सीरिया, दैट्स इट, मिडिल ईस्ट वाला रीजन। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस से रिलीज़ करते हैं, 163 कंट्रीज़ को इस पर एवेल्युएट करा जाता है। कौन कितना खुश है, अभी तो टेरर से डरे हुए थे हम लोग, बट कौन कितना खुश है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो क्या बात बताती है, तो ये कौन रिलीज़ करता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर है एंड जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है वो रिलीज़ करती है। कौन, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है वो रिलीज़ करती है। फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुश है भाई। और एक खास बात बताऊं तो 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 8 साल से इस रिपोर्ट के हिसाब से फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुश देश है, ठीक है। कोलैबोरेशन है गैलप, UNSDSN के साथ मिलकर के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जो है पब्लिश करा जाता है। अब देखो टॉप पे कौन है, तो फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुश है, फिर उससे थोड़ा कम खुश डेनमार्क है, फिर आइसलैंड खुश है, ठीक, इतना देख लो। अब टॉप परफॉर्मर्स हैं ये, नॉर्डिक कंट्रीज़ लीड करती हैं ऐसे, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज़, आप मुझे कमेंट में बताओ कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। कोस्टा रिका और मेक्सिको ये टॉप में आएगा, टॉप 10 में आ गए पहली बार, ठीक है। दैट्स इट। अब इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक 118 है, ठीक है। इंडिया की रैंक 118 है। इंडिया इंक्रीज आपको देखने को मिलता है 2024 की रैंकिंग से इंडिया की रैंकिंग में 2025 में आपको खुशी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप खुश हुए क्या, आप लोग मुझे बताइए। इंडिया रोज टू 118, इंडिया की रैंक कितनी है, 118, ठीक है। 118 है इंडिया की रैंकिंग है हैप्पीनेस में। डिस्पाइट गेन्स इंडिया नेपाल से कम है। आप नेपाल आपको ज़्यादा खुश देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान भी हमसे खुश है भाई, पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा खुश है इस रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। नेपाल तो खुश है ही, पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा खुश है, यूक्रेन भी हमसे ज़्यादा खुश है, फलस्तीन भी हमसे ज़्यादा खुश है। हमारे यहाँ खुशी कहाँ चली गई। अब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमने देखी थी, ठीक। अब 22 सब्जेक्ट हमें देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप कर रही है। जैसे कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप कर रही है, ठीक है। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ की में, अब आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ की रैंक में ना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इंडिया में टॉप करा है। इंडियन इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप लोग जानते होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसने टॉप करा है। इसकी रैंक 160 है, बट इस कैटेगरी में इंडिया में इसने टॉप करा है। फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बताऊँ तो आपको मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो USA है उसने टॉप करा है। और इंडिया में यही टॉप करता है कौन, IIT दिल्ली। दोनों में दिल्ली आपको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में, इंजीनियरिंग में भी आपको दिल्ली, IIT दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर लाइफ एंड मेडिकल साइंस, जो लाइफ साइंसेज एंड मेडिकल साइंसेज में भी आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और फिर इंडिया में आपको पता है एम्स करता है।
नेचुरल साइंसेस कैटेगरी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फिर से, और इसमें इंडिया में आपको इंडियन IISc बेंगलुरु देखने को मिल जाता है। फिर सोशल साइंस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट कौन टॉप कर रहा है इसमें, तो IIT दिल्ली कर रहा है। ठीक है, बस साइंस में आप देख लो थोड़ा सा कि साइंस के सेक्टर में MIT है, इंडिया में IIT दिल्ली है। फिर लाइफ साइंसेस में हार्वर्ड है, इंडिया में एम्स है। ठीक है, दैट आपको ना क्या करना चाहिए ना, इसे पढ़ने से एक बार आपने पढ़ लिया, चलो आपने एक बार लेक्चर देख लिया, आपको इसके बाद ना टेबल बना लेना चाहिए। टेबल बनाओ, रिपोर्ट का नाम लिखो, इंडेक्स का नाम लिखो, कौन रिलीज़ करता है उसका नाम लिखो, इंडिया की रैंक लिखो, और उसके बाद टॉप कौन है, और कुछ अगर खास कंट्री है जो बॉटम है वो भी लिख लो। ठीक है, तो आपको 4 चीज़ तो होनी चाहिए आपकी लिस्ट में, जैसे कि इंडेक्स, क्या इंडेक्स का नाम है, मान लो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, कौन रिलीज़ करता है वो आपकी बॉडी होनी चाहिए, इंडिया की रैंक कितनी है वो होना चाहिए, टॉप कौन कर रहा है तो वो होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसके लिए साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ दो कि ये 8वीं बार टॉप कर रहा है या फिर ऐसा कुछ है। तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, भैया वाटर का डेवलपमेंट जो है, वाटर कितना प्रेशियस है हमारे लिए, हम नहीं मतलब हमें वैल्यू करना चाहिए उसका बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम इसके कोऑर्डिनेट करता है इस रिपोर्ट के लिए। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2024 का जो ईयर है, सॉरी 2024 नहीं, सॉरी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है ना, उसने 2025 का 2025 का जो ये साल चल रहा है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, ठीक है, ग्लेशियर्स को प्रिजर्व करने के लिए 2025 साल को जो है डेजिग्नेट करा गया है। आपको पता है ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगी, फ्लड्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। एंड कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। इंडीज़, आपको पता है इंडीज़ माउंटेन कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बताइए आप लोग मुझे। इंडीज़ माउंटेन्स जो है, इंडियंस ग्लेशियर्स जो है वहाँ पे वो श्रंक कर रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की वजह से, तो ये आपको श्रंक करते हुए दिख रहे हैं। और यही आपको 50% अमेजॉन रिवर के सप्लायर है। अफ्रीका के जो ओनली ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स जैसे कि माउंट केन्या में, किलिमांजारो में, ये वैनिश हो जाएंगे 2040 तक। देखिए ये रिपोर्ट क्या एक खास बात बता रही है, ये कंसर्न की बात है हमारे लिए, खुशी की बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत कंसर्न की बात है कि 2040 तक अफ्रीका के जो ओनली ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ की अगर मैं बताऊँ तो आपको हिंदू कुश जो हमारी रेंज आपको काराकोरम हिमालयन रेंज देखने को मिलती है, ये 3rd पोल कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल सबको पता होता है, हिंदू कुश काराकोरम हिमालय को आप लोग 3rd पोल बोलते हैं। तो 50% ग्लेशियर्स जो है इसके 2100 तक खत्म हो जाएंगे, 2100 तक खत्म हो जाएंगे, हम तो नहीं देंगे यहाँ पे, बट खत्म ग्लेशियर ज़रूर खत्म हो जाएंगे, 50% ग्लेशियर्स हम लोग खो बैठेंगे। देन वाटर अवेलेबिलिटी और क्राइसिस की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा जो है पानी लेता है, पानी का यूज़ एग्रीकल्चर में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, एंड दैट्स इट। फिर देख लो क्लाइमेट डिसीजन एंड अडाप्टेशन, तो ग्लेशियर्स लेक आउटबर्स्ट आपको बहुत सारा देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट में इंडिया में एक ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट हो गया, बताएंगे आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में था, कौन से स्टेट में था, कौन सी लेक में आउटबर्स्ट हो गया था। चाइल्ड मोर्टालिटी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी मतलब चाइल्ड्स की डेथ हो जाती है, कौन कौन से रीजंस की वजह से, तो ये जो है रिपोर्ट, ये इशू रेस द रिपोर्ट वाज इशूड बाय, कौन इशू करता है इस रिपोर्ट को, तो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप है चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन को लेकर के। तो भाई ये देखते हैं कि चाइल्ड मोर्टालिटी रिपोर्ट जो है लेवल्स क्या क्या हैं, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं। तो देखो आगे देखते हैं, इसमें बोला अकॉर्डिंग टू 2023 में बोला कि 4.8 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं उनकी डेथ हो जाती है जब तक वो 5 साल तक पहुंचते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग 2.3 मिलियन न्यू बॉर्न्स, मतलब न्यू बॉर्न्स पैदा होते ही मतलब 1-2 दिन बाद या फिर डायरेक्टली उनकी डेथ ही हो जाती है। 4.8 मिलियन चिल्ड्रन हैं दे डाइड बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5 साल से पहले उनकी डेथ हो जाती है पूरी दुनिया में 4.8 मिलियन चिल्ड्रन की, और 2.3 मिलियन की न्यू बॉर्न्स की डेथ हो जाती है। देन ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको कुछ क्राइटेरिया है इसमें, अच्छा इसमें नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, दैट्स इट। अब देखो इन 2000 द ग्लोबल ये जो था U5MR, ये क्या बोल रहा है कि 76 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स हो जाती थी, पैदा हुए और डेथ हो जाती थी। एंड 2023 में 37% हुआ, मतलब 37% नहीं, 37 चिल्ड्रन पर 1000 हुआ, मतलब थोड़ी सी इंक्रीमेंट तो आपको देखने को मिली, मतलब अच्छा हुआ है। पहले 76 बच्चों की डेथ होती थी 1000 बच्चों पे, अब 37 की होती है। पर क्यों ही होती है, हमें और भी अच्छे इंप्रूवमेंट करने चाहिए इसमें। फिर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और आपको ये बात देखनी चाहिए कि इंडिया इज़ अमंग द टॉप परफॉर्मर्स इन द वर्ल्ड इन रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टालिटी। तो इंडिया में जो है ना इस तरह की आपको प्रोग्रेस इसमें देखने को मिलती है, इंडिया परफॉर्म अच्छा कर रहा है चाइल्ड मोर्टालिटी में। सिप्री की रिपोर्ट आती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रिपोर्ट रिलीज़ करता है। अब इसमें आप देखो, इसमें आपको ये देखो टेबल में देखना, पहले तो एक देख लो कि जो टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर है ना वो सेम है, सेम एज इन 2015 और 19 तक थे। चाइना रैंक 4th। अब यहाँ पे देखो टेबल में देख लेते हैं ना, अब ये ना बात कर रही हूँ मैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स की, ऑन एक्सपोर्ट कौन करता है। ठीक है, आर्म्स को, वेपन्स को, हथियारों को एक्सपोर्ट कौन करता है, सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, तो हमारा USA एक्सपोर्ट कर रहा है। सेकंड पे फ्रांस एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारा राफेल कहाँ से आता है, फ्रांस से आता है। रशिया, हमारा कौन सा इनिशिएटिव है रशिया के साथ, ब्रह्मोस का, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर पे है क्या ब्रह्मोस का नाम। देन ये आपको याद होने चाहिए कि एक्सपोर्टर्स कौन और इंपोर्टर्स कौन है। तो एक्सपोर्टर्स हैं सबसे ज़्यादा, टॉप 3 तो USA, फ्रांस, रशिया, फिर चाइना, फिर जर्मनी। अपने आसपास का एरिया देखोगे तो चाइना जो है 4th नंबर पे है जो कि आर्म्स को सप्लाई कर रहा है, आर्म्स का एक्सपोर्टर है।
अब यूक्रेन रिसीव्ड 8.8 ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स, क्योंकि आपको पता है, एंड बिकम द ओनली यूरोपियन नेशन इन द टॉप 10 इंपोर्टर्स में जो है यूक्रेन है टॉप आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है। फिर इंपोर्टर्स में लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ मेजर आर्म्स, मेजर हथियारों की कौन कौन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट यार ये बताओ, आयात और निर्यात क्या होता है? आयात मतलब इंपोर्ट होता है और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट होता है। क्या मैंने सही बोला या मैंने गलत बोला? तो यूक्रेन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट, सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीद रहा है? सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है यूक्रेन। इंडिया सेकंड नंबर पे, इंडिया भी हथियार खरीदने में बिल्कुल टॉप पे है, सेकंड नंबर पे है। फिर कतार, सऊदी, पाकिस्तान। UIQ इज इम्पोर्टिंग एंड UFR is exporting the arms, maximum exporting the arms. UFR and UIQ is importing the arms. ठीक है, इंडिया रिमेन द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल इंपोर्टर, बट दो इट्स इंपोर्ट्स फेल 9.3%, हमारे इंपोर्ट्स में कम हुए, बट तब भी हम सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ही हैं। फिर देखो पाकिस्तान आर्म्स ग्रू बाय 61% बिटवीन इतना, ठीक है। चाइना बिकेम इवन मोर डोमिनेंट इन द सप्लाई, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कितना ज़्यादा है? पहली बार 1995 में पब्लिश हुआ था एंड ये इस बार इसका 31st एडिशन है, ठीक है। इस बार जो रिलीज हुआ है 2025 में, इसका 31st एडिशन है। ये एक हेरिटेज फाउंडेशन रिलीज करता है इसका, ये यूएस बेस्ड थिंक टैंक है, ठीक है। ये यूएस बेस्ड थिंक टैंक है द हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। 31st एडिशन है। अब देखो 3 कंट्रीज़ के अगर बारे में बताऊँ आपको, SSI, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, इनको वेरी हाई इकोनॉमिक फ्रीडम मिला हुआ है। ये दीज कंट्रीज आर इकोनॉमिकली फ्री, ठीक है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड। आप बताओ मुझे कौन से इंडेक्स में हम लोगों ने इनको पढ़ा था? सेम कंट्रीज थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेम कंट्रीज थी, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, ये सेम थी वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी इन कंट्रीज को इकोनॉमिकली फ्री जो है डिक्लेयर करा जा रहा है। सिंगापुर इज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड मोस्ट फ्री इकोनॉमी इन दिस इंडेक्स। सबसे ज़्यादा फ्री तो है वो कौन है? सिंगापुर है। सबसे ज़्यादा फ्री क्या है? सिंगापुर है। अब अगर आपका रैंक इसमें होता है 70 से 79.9 तक, तो आप मोस्टली फ्री कहे जाते हो। अब एग्जाम्पल्स आपको देख लो इसमें, ऑस्ट्रेलिया जो है 6 नंबर पे है, जर्मनी 22nd, यूनाइटेड स्टेट्स 26 एंड जापान इज 28, ठीक है। मॉडरेटली फ्री की अगर बात करूँ तो ऐसे रैंकिंग्स होती हैं। आपको इंडिया देखना है, इंडिया किस में आता है? इंडिया आता है मोस्टली अनफ्री में। किस में आता है? इंडिया, ब्राज़ील और रशिया, ये आते हैं मोस्टली अनफ्री कंट्रीज़ में। यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत कम है, ठीक है। मेजर इकोनॉमिक जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, दीज आर मोस्टली अनफ्री कंट्रीज़, ठीक है। जैसे कि इसमें आप रैंकिंग देखो, इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 128, ठीक है। पहले इंडिया की रैंक जो थी 126, तो इंडिया की रैंक क्या हुई है? घटी है या बढ़ी है? ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। इंडिया की रैंक घटी है या बढ़ी है? इंडिया मोस्टली अनफ्री कंट्री है 128 रैंक के साथ। सबसे ज़्यादा बॉटम पे आपको देखने को मिलते हैं नॉर्थ कोरिया भाई, किम जोंग यून एक बैठे हैं। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, CPI, करप्शन भैया कितना ज़्यादा है? तो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी बॉडी रिलीज करी? दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कितना कौन ट्रांसपेरेंट है? ट्रांसपेरेंट कब होंगे? जब करप्शन कम होगा। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये बॉडी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स रिलीज करती है। इसमें 180 कंट्रीज जो है देखा जाता है इसमें कितना करप्शन है, कौन कहाँ पे करप्शन नहीं है। इंडिया की रैंक जो है 96 है। अब 96 तो रैंक है इंडिया की, बट इंडिया मालदीव्स के साथ जो है इस पोजीशन को शेयर कर रहे हैं। इंडिया और मालदीव्स 96 नंबर पे है। इंडिया की रैंक पहले 93 थी। इस बार अगर मैं बताऊँ तो करप्शन आपको इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, करप्शन इंडिया में बढ़ता हुआ देखने को मिलता है इस रिपोर्ट के अनुसार। मैं कुछ नहीं बोल रही, ये रिपोर्ट बोल रही है। इंडिया की रैंक पहले 96 थी, इंडिया की रैंक ड्रॉपिंग फ्रॉम 93rd। पहले 2023 में इसकी रैंक 93 थी, बट अब इसकी रैंक हो गई है 96। तो आप लोग बताओ मुझे, क्या ये रैंक इसकी बढ़ी है? करप्शन इंडिया में बढ़ा है या कम हुआ है? बताइए, करप्शन बढ़ा है इंडिया में या कम हुआ है? सोचिए इस बारे में। इस बार 96 है, पहले 93 थी। 180 कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया में करप्शन बढ़ा या कम हुआ? चाइना की 76 है, हायर है, और वाइल पाकिस्तान की 135 है। अब ग्लोबल ट्रेंड्स देख लो, तो ग्लोबली कौन है टॉप पे? टॉप परफॉर्मर्स कौन है? तो वो है डेनमार्क। 7th कॉन्सिक्यूटिव ईयर से इसका स्कोर 90 है। मतलब ये यहाँ पे करप्शन आपको बहुत ही कम लेवल पे देखने को मिलता है डेनमार्क में बहुत कम लेवल पे करप्शन आपको देखने को मिलता है, एंड इसका स्कोर 90 है। फिर उसके बाद फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। लोवेस्ट रैंकिंग सबसे ज़्यादा करप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो साउथ सूडान में, सोमालिया में, वेनेजुएला में। दैट्स इट, और कुछ नहीं। बात करते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये बेसिकली टूल है जो इवैल्यूएट करता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कंट्रीज़ में। 2006 से पब्लिश करा जा रहा है, 2006 से। जर्मन वॉच जो है इसे रिलीज़ करती है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें आप देखो जो स्टॉर्म्स होते हैं, हीट वेव्स होती हैं, फ्लड्स होते हैं, इनके बेसिस पे बात करी जाती है कि इनसे डेथ कितने लोगों की हो रही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ ग्लोबली स्टॉर्म्स की वजह से होती है, हीट वेव्स की वजह से होती है, फ्लड्स की वजह से होती है। अब देखो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ क्लाइमेट रिस्क की वजह से कौन सी है? तो वो है पाकिस्तान, बेलीज़ और इटली। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज जहाँ पे आपको क्लाइमेट रिस्क सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़। अब 2022 की बात थी,
अगर 1993 से 2022 तक की बात करूँ तो फर्स्ट पे था डोमिनिका, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे होंडुरास, ठीक है। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज, टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड 1993 से 2022 तक तो कौन है? डोमिनिका, चाइना और होंडुरास, ठीक है, होंडुरास। अभी की अगर मैं बात करूँ तो 2022 के हिसाब से इन 2022 पाकिस्तान इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, फिर बेलीज, फिर इटली। इंडिया की रैंक अगर मैं बताऊँ तो इंडिया की रैंक है 6th अमंग द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, तो इंडिया की रैंक है 6th। तो वेदर कंडीशंस में इंडिया की रैंक 6ठी है, इंडिया की रैंक ने 6 मारा है। तो वेदर कंडीशंस में, तो वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा वेदर कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। डोमिनिका और पाकिस्तान इधर दोनों आपको याद रखने हैं। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, EIU क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है रिलीज करती है, पब्लिश करती है डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब देखो इसमें 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स को और 2 टेरिटरीज को जो है इवैल्यूएट करा जाता है स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 0 से लेकर 10 तक स्केल तक आपको स्कोर दिया जाता है। 5 कैटेगरीज, जैसे कि इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, लिबर्टी कितनी है, सिविल लिबर्टीज, लोगों को कितनी लिबर्टी है। देन 4 रेजिम टाइप्स है, जैसे कि फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजिम, अथॉरिटेरियन रेजिम। भाई गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन तो नहीं है कहीं यहाँ पे। थीम क्या थी इस साल की रिपोर्ट थी? तो सेंट्रल फोकस जो था थीम का वो था डिक्लाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विच इज फेलिंग लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन्स ग्लोबली। ग्लोबल फाइंडिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ओनली 37 कंट्रीज रिकॉर्ड उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब इंडिया वगैरह की बात देख लेते हैं, टॉप कौन है उन्हें देख लेते हैं। इंडिया इज क्लासिफाइड फ्लॉड डेमोक्रेसी, इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी के कंटेस्ट में रखा गया है। अब क्लासिफिकेशन कैसे है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बट गवर्नमेंट के साथ इशूज़ हैं, गवर्नेंस के साथ इशूज़ हैं, पॉलिटिकल कल्चर, सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हिंडर करता है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में, ठीक है। टॉप पे कौन है? टॉप पे है नॉर्वे। इंडिया की रैंक है 41, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 41, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 41। फिर नॉर्वे फर्स्ट पे है, फिर न्यूजीलैंड सेकंड पे, थर्ड पे स्वीडन। नॉर्वे फर्स्ट, न्यूजीलैंड सेकंड, थर्ड स्वीडन एंड 41 इज इंडिया। डेमोक्रेसी कहाँ पे नहीं है? तो अफगानिस्तान में बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है, आपको पता तालिबान का रूल है वहाँ पे। अब देख लो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच, ठीक है, ये एक नॉमिनेशन बेस्ड प्रोग्राम है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड है ना वो इसे रिलीज करता है, अनाउंस करता है। इसमें 25 साइट्स को इस साल जो है ऐड ऑन करा गया है, 25 साइट्स को। ये जो 25 साइट्स है ना, ये 29 कंट्रीज जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स पे, और तो मून को पहली बार इसमें इंक्लूड करा गया है, ठीक है। मून को भी इसमें इंक्लूड करा गया है, किसको? हमारे चांद को भी इसमें इंक्लूड करा गया है। अब देखो अपोलो 11 की लैंडिंग साइट जो थी ट्रैंक्विलिटी बेस, उसको भी इंक्लूड करा गया है, ठीक है। ये 100 हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स में शामिल है, एज वेल एज फर्स्ट ह्यूमन फुटप्रिंट्स जो है मून पे आपको यहीं देखने को मिलते हैं। इंडियन साइट्स, तो इंडियन साइट्स में आपको 2 इंडियन साइट्स भी देखने को मिलेंगी, वो है भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम्स, जो भुज का हिस्टोरिक वाटर सिस्टम्स है, और जो मूसी रिवर की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है वो भी आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम आपको गुजरात में देखने को मिलता है, गुजरात के कच्छ रीजन में, दैट्स इट। मूसी रिवर आपको हैदराबाद में देखने को मिलती है, जो मूसी है ना दैट इज कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। मूसी रिवर इज द कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी एंड ये आपको अगर मैं बताऊं तो हैदराबाद इज ऑन द बैंक्स ऑफ मूसी रिवर। तो मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को और भुज के हिस्टोरिक वाटर सिस्टम को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, किसमें? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच में, और मून को पहली बार इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मूसी रिवर इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर और इट फाइनली मर्जेस इनटू द कृष्णा रिवर नियर वाडापल्ली विलेज इन तेलंगाना, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, आप लोग बताइए, आप लोग मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं? यूएन ने डिक्लेयर करा है 21 दिसंबर को एज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे। किसको? 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे बता दिया गया है। भाई उसका मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पीस, सेल्फ रियलाइजेशन में ज़रूरत है। इंडिया का बहुत अच्छा रोल है, इंडिया का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। देन फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है वो हमने सेलिब्रेट करा अंडर दिस ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द वर्ल्ड मेडिटेशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 दिसंबर 2024, ठीक है। फर्स्ट डे में हम लोग ने मनाया, फर्स्ट मेडिटेशन डे हमने सेलिब्रेट करा। परमानेंट मिशन है इंडिया का कि टू द यूएन ऑर्गेनाइज्ड एंड इवेंट टाइटल मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, ठीक है। जो यूएन का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे सेलिब्रेट होता है। अब जो इंडियन जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं श्री रविशंकर, वो इस ओकेजन पे की नोट एड्रेस करा, उन्होंने एड्रेस करा, कुछ बातें करी, कुछ भाषण दिया। अब वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में बात करूँ, आप जानते हैं श्री रविशंकर जी को। वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में तो अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से बात करी जाए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से ब्रेन रॉट, दिमाग का सड़ जाना इज द वर्ड ऑफ द ईयर। एंड मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से पोलराइजेशन इज द वर्ड ऑफ द ईयर। कोलेंस डिक्शनरी ब्रैट। आप इन सारे वर्ड्स के ना सर्च करो गूगल पे, क्या मतलब है। ब्रेन रॉट का मतलब क्या है, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, ब्रैट का मतलब क्या है, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से मैनिफेस्ट इज द वर्ड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड मेडिटेशन डे की। 21 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, चलो
इसके बारे में बात करते हैं, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में। कितना बच रहा है, लेट मी चेक, 2-3 पन्ने बच रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 पन्ने हैं। नोबेल प्राइज़ बच रहा है, नोबेल प्राइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो पहली बार जैसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, ही वॉज चार्ल्स लिंडनबर्ग, ये थे, इनको पहली बार दिया गया था। अब इंडिया से पहली बार 1930 में महात्मा गांधी को मिला था, एंड फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बी चूजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर। फिर क्या हुआ उसके बाद 2014 में एंड 16 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी डिक्लेयर करा गया था विनर ऑफ द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, ऑनलाइन रीडर्स पोल का। कुछ मेमोरेबल फैक्ट्स जो है 2024 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, वो है हमारे चाचा जी डोनाल्ड ट्रंप जी को सिलेक्ट कर दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। नोटेबल ये ऐसा नहीं है पहली बार इन्हें डिक्लेयर करा गया, 2016 में भी इनको डिक्लेयर करा गया था जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बन गए थे यूएसए के। फिर देखो एथलीट ऑफ द ईयर कौन है, तो काइटलिन क्लार्क, ये अमेरिकन वुमेन बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है, काइटलिन क्लार्क, ये अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है, वुमेन है, एथलीट ऑफ द ईयर। द सीईओ ऑफ द ईयर इज लीसा सू जो है सीईओ है एक सेमीकंडक्टर कंपनी की, AMD की, लीसा सू गया सीईओ ऑफ द ईयर। नायकन ऑफ द ईयर है एल्टन जॉन, ये एक ब्रिटिश सिंगर है, गायक है एल्टन जॉन। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पे आते हैं, CCPI, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बच रहा है हमारा नोबेल प्राइज़। CCPI का 2025 का एडिशन आता है एंड इसको 20 साल हो गए अप्रॉक्स, 2025 से ये पब्लिश हो रहा है। चलो अब COP29 होती है, COP29 कहाँ होती है, 2024 में होती है, अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में होती है, ठीक। एंड जॉइंटली रिलीज करा जाता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा भी। 20th एडिशन है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। टॉप 3 रैंक है इसमें, आप देख लो। डेनमार्क हाईएस्ट रैंक है, डेनमार्क सबसे टॉप पे है ओवरऑल, 4th रैंक पे। अब आपको 4th क्यों में लिखा है, क्योंकि 1, 2, 3 इन पे कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, इतनी ज़्यादा क्लाइमेट अच्छा किसी भी कंट्री का नहीं है। 4th नंबर पे आपको डेनमार्क देखने को मिलता है, टॉप 3 में कोई नहीं है, ठीक है। तभी यहाँ पे देखो डेनमार्क है, हाँ डेनमार्क ने टॉप करा इस इंडेक्स को। अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की तो डेनमार्क ने टॉप करा है, बट डेनमार्क भी 4th नंबर पे है। डेनमार्क क्योंकि 4th नंबर पे इसलिए क्योंकि टॉप 3 में कोई नहीं है। अब 5 पे देख लो नेदरलैंड्स, फिर UK, 6 पे फिर फिलीपींस, फिर मोरक्को, फिर नॉर्वे, फिर इंडिया। इंडिया 10th पे है, ठीक है, इंडिया इज ऑन 10th नंबर। फिर अगर मैं बताऊँ तो लास्ट पोजीशन किसकी है, तो ईरान की है, ठीक है, ईरान की है। अब इसने बोला कि इस रिपोर्ट ने बोला, इस इंडेक्स ने बोला कि वर्ल्ड लार्जेस्ट CO2 एमिटर, ठीक है, CO2 एमिटर कौन है, चाइना। सेकंड लार्जेस्ट, वाइल द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर इज USA। आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो, ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हो, चाइना एंड USA, ठीक है, कौन, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे USA। अब ओनली G20 कंट्रीज जैसे कि हमारा UK और हम खुद भारत, ये हाई परफॉर्मेंस है CCPI में, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस है। इंडिया की रैंक कितनी है, 10th है, UK की रैंक जो है वो 6th है। 14 इंडिकेटर्स हैं इसके, कुछ 4 कैटेगरी, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कितना करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, एनर्जी को किससे यूज़ करते हैं, क्लाइमेट पॉलिसी इनकी क्या है। इंडिया की 10th रैंक है, ठीक है, इसके पहले इंडिया की रैंक जो है 8th थी इस 2023 में, 7th थी 2024 में, ठीक है, 7th थी लास्ट ईयर। अब इंडिया की रैंक इस बार 10th आपको देखने को मिल रही है, ठीक। देन अब ये मैंने बता दिया, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है दैट इज 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज। आउट ऑफ 142 कंट्रीज इंडिया इज ऑन 79 नंबर, कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ कैसा है, ठीक। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट कौन रिलीज करता है इसको, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। पहला ही लाइन में आपको इंडिया की रैंक देखने को मिल गई, इसका मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, शायद पूछ दिया जाए। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो इसे रिलीज करता है, एक थिंक टैंक है US बेस्ड। एंड देन ग्लोबली डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी टॉप 5 है। मतलब डेनमार्क आपको यहाँ पे भी टॉप दिख रहा है, डेनमार्क कई जगह टॉप दिख रहा है, आपने देखा, आपको CCPI में भी टॉप दिख रहा है और रूल ऑफ लॉ में भी डेनमार्क टॉप दिख रहा है। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं। साउथ एशिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया 3rd है आफ्टर नेपाल एंड श्रीलंका। फिर उसके बाद बांग्लादेश 1 to 7 एंड अफगानिस्तान। इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है 79। इंडिया से पहले है नेपाल और श्रीलंका। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार लगा लो, 20 स्टार लगा लो, 50 स्टार लगा लो, डबल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ पहली बार 1895 में दिया गया था, ठीक है, 1895 में स्टैब्लिश करा गया था। दिया कब गया था, 1901 में, इतना याद रख लेना। स्टैब्लिश करा गया था 1895 में, पहली बार अवॉर्डेड कब करा गया था, 1901 में। एल्फ्रेड नोबेल की बच्ची को जो भी पूछी थी उसके हिसाब से जो है फॉर्चून क्रिएट प्राइज़ करे गए। अब कौन कौन सी कैटेगरीज में दिया जाता है, देयर आर मेनली 6 कैटेगरी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। इसी पीस का नोबेल प्राइज़ चाहिए हमारे चाचा जी को, समझने वाले समझ गए। उसके बाद जो इकोनॉमिक साइंसेज हैं और जो मेमोरी है नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल की, उनमें दिया जाता है। ये बस ज़्यादा कुछ नहीं। किसको मिला, अब ये पहले देख लो। फर्स्ट प्राइज ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज वाज अवॉर्डेड टू रैंगर, फ्रिश एंड जैन, 1969 में मिला था। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है जॉन जे होपफील्ड को और जियोफ्री ई हिल्टन को। याद करो, जॉन और जेफरी को फिजिक्स का, जे एंड जी को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। जे एंड जी को किस लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग यानी कि ML पे काम करा।
इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं मत रखना, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा किस लिए मिला है, किसको मिला है, कौन सा मिला है, बस। फिजिक्स का JNG को मिला है, जॉन एंड जेफरी। उसके बाद किस लिए मिला है, AI और मशीन लर्निंग के लिए मिला है। किस लिए मिला है, AI और मशीन लर्निंग के लिए मिला है, ठीक। अब इनोवेशन करा, क्या क्या करा, इतना नहीं। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है डेविड और डेमिस। देखो इनको दो अलग अलग लोगों को मिला है, ठीक है, शेयर करा है दोनों ने अपना प्राइज। देखो किसे किसे मिला है, तो डेविड बेकर, इन्होंने क्योंकि काम करा है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन पे, प्रोटीन वगैरह के डिज़ाइन पे काम करा है। और जो हाफ प्राइज है वो मिला है, शेयर करा गया है प्राइस, डेमिस और जॉन M जंपर। तो देखो जॉन M जंपर और डेमिस को किस लिए मिला है, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करा है, ठीक है, प्रिडिक्शन करा है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करा है। तो केमिस्ट्री का अगर मैं बताऊँ तो डेविड को मिला है कंप्यूटेशनल, कंप्यूटर के लिए, मान लो कंप्यूटेशनल, डेविड को मिला है कंप्यूटेशनल के लिए केमिस्ट्री का। अब डेमिस एंड जंपर को मिला है स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। कंप्यूटेशनल प्रोटीन के लिए बताऊं तो डेविड जी को मिला है, डेमिस और जंपर को मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। अब मैं जॉन बोल दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिजिक्स के लिए, क्योंकि इसमें भी आपको जॉन देखने को मिलते हैं। और ये जॉन M जंपर है, वो जॉन हॉपफील्ड है, जॉन J हॉपफील्ड। केमिस्ट्री के लिए किसको मिला है, डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और डेमिस हैसाबिस और जॉन M जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। दो मतलब बेसिकली 3 लोगों को मिला है, पर 2 चीज़ों के लिए मिला है, शेयर करा गया दोनों लोगों के द्वारा। नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन, मेडिसिन का किसको मिला है, मेडिसिन का मिला है विक्टर और गैरी को। किसको मिला है, मेडिसिन का याद रखना, विक्टर और गैरी को मिला है। किसको मिला है, विक्टर और गैरी को मिला है मेडिसिन का, ठीक है, मेडिसिन का याद रखना, मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टर और गैरी को मिला है। किस लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी कर दी है किस चीज़ की, माइक्रो RNA की, ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी करी है माइक्रो RNA की। किसने, विक्टर और गैरी ने, विक्टर और गैरी ने माइक्रो RNA की डिस्कवरी करी है। मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है वो मिलता है विक्टर और गैरी को। लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो है ये अवार्ड करा जाता है साउथ कोरियन ऑथर को, जिनका नाम है हांग कैंग। क्या नाम है इनका, हान कैंग। मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। साउथ कोरियन ऑथर हैं हांग कैंग, इनको मिला है लिटरेचर का नोबेल प्राइज। इनको ऑनर करा गया था इनकी इंटेंस पोएटिक प्रोज, जो कन्फ्रंट करती है हिस्टोरिकल ट्रॉमास और एक्सपोज करती है फ्रेजाइलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब 2007 में इनका एक नॉवल है वेजिटेरियन, जिनको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन में लाता है हांग कैंग को, ठीक है, द वेजिटेरियन हांग कैंग को ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए लाता है। अब ये पहली साउथ कोरियन ऑथर है जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिल रहा है, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज मतलब लिटरेचर का नोबेल प्राइज हांग कैंग को मिल रहा है, जो कि साउथ कोरियन ऑथर है, और ये पहली साउथ कोरियन ऑथर है, और ये इन्होंने वेजिटेरियन से ये आ गई ग्लोबल रिकॉग्निशन में, ठीक है। अब पीस का प्राइज़ यही चाहिए हमारे चाचा को, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, उनको नोबेल का पीस प्राइज़ चाहिए। तभी आए दिन देशों में शांति समझौते कराते रहते हैं कि भाई आइए हम आपकी लड़ाई जो है सुलझा रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज़ जो है उसे अवार्ड करा गया है जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो नोबेल का पीस प्राइज़ है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को ही दिया जा रहा है जिसका नाम है निहोन हिंडाइनको, ठीक है, हिंडाइन। क्यों, निहोन हिंडाइनको जो है इनके एफर्ट्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना उससे फ्री करना चाहते हैं वर्ल्ड को। आपको पता है जापान में हिरोशिमा नागासाकी जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद वहाँ के लोग, आपको पता है, आज भी इस तरीके से परेशान है। कुछ कुछ ऐसी बीमारी हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डिसेबिलिटी है जो अभी तक वहाँ पे स्ट्राइक करती है। तो नोबेल का पीस प्राइज़ मिलता है निहोन हिंडाइनको को। ये एफर्ट्स हैं इनके, वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियर फ्री वेपन्स बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड को वर्ल्ड फ्री बनाना चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का। इतना समझो यार कि निहोन हिंडाइको को एफर्ट्स के लिए मिला है। क्या एफर्ट्स, कि दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से फ्री बनाना चाहते हैं, इतना बस, दैट्स इट। इनको जो हिबाकुशा जो मूवमेंट था वहाँ पे, जो कि एटॉमिक बॉम्बिंग्स हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में, उसके ये जो बचे हुए सर्वाइवर्स हैं उनका एक ग्रास रूट मूवमेंट है एक तरीके से। फिर नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से किसको मिलता है, तो ये मिलता है डैरन एसेमोग्लू को और साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन्सन को। एक बार देख लेना, DJS, ठीक है, मिलता है डैरन, साइमन और जेम्स को, ठीक है। इनकी रिसर्च करी गई कि प्रॉस्पेरिटी बिटवीन नेशंस, ये जो प्रॉस्पेरिटी होती है नेशंस के बीच में वो कैसी है, ठीक। 3 अवॉर्डीज हैं इनके, डैरन, साइमन और जेम्स। ये बात करते हैं सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन फॉर अ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वो किस तरीके से देश की प्रगति में बात करते हैं, देश की प्रगति में किस तरीके से उनका हाथ होता है, उसके बारे में ये बात बताते हैं। अब एकेमोग्लू और रॉबिन्सन ने एक बुक लिखी है, ठीक है, रॉबिन्सन मतलब जेम्स ए रॉबिन्सन ने एक किताब लिखी है मिलकर के दोनों ने, इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स ओरिजिन्स एंड ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, 2006 में। तो आप याद रखना, एकेमोग्लू और रॉबिन्सन ने एक किताब लिखी है। अब इन्होंने एक और किताब लिखी, को ऑथर्स एक प्रोमिनेंट बुक की, वाई नेशंस फेल, द ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी एंड द नैरो कॉरिडोर। ये 2 बुक का नाम याद कर लेना है बच्चा, याद कर लेना, ठीक है। टाइम्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने कौन सी रैंकिंग देखी, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखी थी टाइम्स की। अब 18 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनको 5 एरियाज में क्लासीफाई करा गया, जैसे कि टीचिंग, रिसर्च एनवायरनमेंट, रिसर्च क्वालिटी, इंटरनेशनल आउटलुक और इंडस्ट्री कैसी है। अब देख लो,
इसमें किसने टॉप करा है? फर्स्ट पोजीशन है यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की। जो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो टॉप करती है टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। और 9th ईयर में, 9th कॉन्सिक्यूटिव ईयर, मतलब 9 साल से लगातार टॉप पे कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। उसके बाद अगर मैं बताऊं लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से टॉप इंस्टीट्यूशन अगर इंडिया का है तो IISc बेंगलुरु। जो IISc बेंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, दैट इज टॉप इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिया। एंड इसको प्लेस करा गया है 201 से 250 के मार्क्स बैंड में। ये मार्क बैंड होते हैं, इसमें मार्क्स बैंड होते हैं, ठीक है। तो अन्ना यूनिवर्सिटी जो है वो चेन्नई से है, ये 400 से 500 के बीच में आती है। 201 से लेकर के 250 तक IISc बेंगलुरु है कर्नाटका में। दैट्स इट। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला देख लेना एक बार। शूलिनी किसमें टॉप कर रहा था, बताओ? क्या टाइम्स की एशिया रैंकिंग में शूलिनी था? IISc के साथ में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कितना इनोवेट कर पा रहे हैं, कितना इनोवेटिव है वहाँ के लोग। तो कौन निकालता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? कौन रिलीज करता है? रिलीज बाई वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब थीम क्या थी इस साल की? तो थीम थी अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इसकी थीम थी इस साल की वीपो की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, ठीक है। अब देख लो, 14 साल से लगातार स्विट्जरलैंड टॉप पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 ईयर से लगातार स्विट्जरलैंड टॉप पे है एंड द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी स्विट्जरलैंड बनता है। लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो 133rd नंबर पे कौन है? दैट इज अंगोला। ये इसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, ठीक है, इनोवेटिव नहीं है इसकी इकोनॉमी, ज़्यादा इनोवेशन नहीं करती। स्विट्जरलैंड टॉप पे है और 14 ईयर्स से स्विट्जरलैंड टॉप पे है इस इंडेक्स में। 14 ईयर्स से स्विट्जरलैंड टॉप पे है। अब देखो, अब 5 मीडियम इनकम कंट्रीज जैसे चाइना की जो रैंक है दैट इज 11th। फिर देख लो एक बार इंडिया की रैंक आपको देखना जरूरी, दैट इज 39। इंडिया की रैंक कितनी? इंडिया की रैंक इज 39। बस ये लास्ट ही पेज है, ये कुछ गो। इंडिया की रैंक इज 39। इंडिया इज रिकॉग्नाइज एज एन इनोवेशन ओवर परफॉर्मर फ्रॉम द 14 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, जिसकी रैंक है 39, ठीक है। 39 रैंक है इंडिया की रैंक 2024 में 39 है, इतना आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। भुखमरी, सीरियस हंगर क्राइसिस कितनी है? इसकी थीम देखो इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रिसिलेंस एंड जीरो हंगर। आपको पता है आप तो खाना प्लेट में बचा के छोड़ देते हो, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती एंड वो डस्टबिन से खाना निकाल के, आप कुछ मूवीज़ देख लो, कुछ लाइफ में एग्जाम्पल्स देख लो, रोड पे जाओ तब आपको समझ आता है। डू नॉट वेस्ट फूड, क्योंकि भूखमरी बहुत ज़्यादा है देश में, दुनिया में भी, एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट। एक बार खाना बचाने से पहले ना, एक बार खाना फेंकने से पहले जस्ट थिंक। ग्लोबल हंगर ट्रेंड्स, कैसे ट्रेंड्स है? मॉडरेट हंगर है, आपको इस दुनिया में जो है मॉडरेट हंगर देखने को मिलता है। उसके बाद देयर आर 22 कंट्रीज रैंक्ड एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। 22 कंट्री जो है उनको रैंक 1 पे लिया गया है, जैसे कि बेलारूस, बोस्निया, चिली, चाइना, ये सारी कंट्रीज जो हैं। और सबसे ज़्यादा हंगर आपको देखने को मिलता है अफ्रीकन रीजन में, साउथ ऑफ द सहारा एंड साउथ एशिया वाले रीजन में। 6 कंट्रीज जैसे कि सोमालिया, येमेन, चाड, मेडागास्कर, बुरुंडी, इनको बहुत ज़्यादा हंगर लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बोली गई है एक बात, आपको पता है ग्लोबल हंगर को भी इरेडिकेट करना हमारा एक SDG है क्या? आप लोग बताइए, अगर आपको पता है कि ये SDG है, ठीक है, कौन से नंबर का SDG है? आप लोग ये भी बताइए मुझे। ग्लोबल हंगर विल नॉट बी इरेडिकेटेड बाय 2030। इस रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल हंगर जो हमारा SDG है कि हमें कमिट, मतलब हमें आना है ग्लोबल हंगर को खत्म करना है 2030 तक, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। कब तक होगा? 2160 तक होगा। मतलब आप सोच के देखो, 130 साल और लगेंगे हमें ग्लोबल हंगर को खत्म करने के लिए, भुखमरी को खत्म करने के लिए, जो भी क्राइसिस है उसको खत्म करने के लिए हमें 130 साल और लगेंगे। अब सबसे ज़्यादा सोमालिया में आपको देखने को मिल रही होगी। अब इंडिया के हंगर ट्रेंड्स के बारे में जान लेते हैं। इंडिया की रैंक है 105, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे। अगर मैं वर्ल्ड के कंटेस्ट में बात करूँ, इस रैंकिंग के हिसाब से बात करूँ, इंडिया की रैंक 127 कंट्रीज़ में 105 है, ठीक है। आपको पता है कितनी ज़्यादा भुखमरी है यहाँ पे, फिर आप क्यों खाना वेस्ट करते हो? मत करो। सीरियस कंडीशन में, सीरियस कैटेगरी में जो है इंडिया को डाला गया है यहाँ पे। अब अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन है, नरिशमेंट नहीं मिलता है वहाँ पे। स्टंटेड चिल्ड्रन है, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन है, अगर चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। वेस्टेड चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन अंडर 5 आर वेस्टेड, हाईएस्ट ग्लोबली। एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, आपको हर लेवल पे अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। चाइल्ड मोर्टालिटी, डेथ हो रही है चिल्ड्रन की, दे डाई बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। फिर बात आती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के बारे में, तो 18.3 इज कंसिडर्ड मॉडरेट एंड इंप्रूवमेंट आपको थोड़ा बहुत तो दिखता ही है। रीजनल कंपैरिजन की बात करें तो साउथ एशियन नेबर जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में ये सब बेटर परफॉर्मर है, ठीक है, मॉडरेट कैटेगरी में आ रहे हैं, बट इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। इंडिया इज इन द सीरियस कैटेगरी। तो ग्लोबल हंगर कितना ज़्यादा है इंडिया में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में हंगर कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सारी बातें मैंने आपको बताई। इंडिया में हंगर है, इंडिया को सीरियस कंडीशन में रखा गया है, इंडिया की रैंकिंग 105 है। अब कुछ कौन रिलीज करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? तो रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये आपको बॉडी याद होनी चाहिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। अब देखो, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी तो मैंने बोल दिया अच्छा अंडर न्यूट्रिशन होता है, स्टंटेड होते हैं, 5 साल से कम के बच्चे, ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं।
अंडर नरिशमेंट मतलब क्या? द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन जिसकी कैलोरिक इंटेक मतलब उनकी कैलोरी इंटेक इनसफिशिएंट है, उनको इतना कैलोरी का खाना ही नहीं मिलता है। जैसे कि FAO ने एक डिफाइन कर रखी है, जो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिफाइन कर रखी है कि इतनी कैलोरीज तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए, नहीं तो आप अंडर नरिश्ड हो, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। तो इसीलिए आपको FAO ने क्राइटेरिया रखा है, तो वो क्राइटेरिया ये बच्चे फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो अंडर नरिश्ड है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब अगर आप 5 साल के हो तो आपकी एक एवरेज हाइट इतनी होनी चाहिए, बट वो अपनी एज के हिसाब से बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन की कमी है बहुत ज़्यादा। इसीलिए अंडर 5 जो है वो अपनी एज के हिसाब से बहुत छोटे हैं हाइट में, इसीलिए उनको चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। हाइट का अगर कहीं भी सवाल आएगा तो स्टंटिंग, ठीक है, हाइट के अगर हल्की एज के हिसाब से हाइट छोटी है तो दे आर चाइल्ड स्टंटिंग। अगर बताऊँ तो आपको चाइल्ड वेस्टिंग मतलब उनकी बॉडी का जो वेट है ना, वेट वो बहुत पतले हैं, ठीक है, अपनी हाइट के हिसाब से और अपनी एज के हिसाब से। अंडर 5 ईयर्स सबको चाइल्ड को 5 साल से कम का बच्चा इज चाइल्ड, ठीक है, 5 साल से कम का बच्चा इज चाइल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सब तो बड़े बच्चे हैं, पर ये जो कैटेगरी है ये किसमें आपको इवैल्यूएट करती है, तो 5 ईयर्स से कम के बच्चों को वो चाइल्ड कंसीडर करती है। द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर टू थिन फॉर देयर हाइट, हाइट के हिसाब से वो बहुत पतले हैं, ठीक है, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन है उनके अंदर, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन है, उनकी हाइट के हिसाब से वो बहुत पतले हैं, उसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। हाइट के हिसाब से बहुत पतले हैं, उसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। और अगर वो 5 साल के हैं और एज के हिसाब से वो बहुत कम हाइट है उनकी, तो बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक। और उनकी हाइट ठीक ठाक है बट वो बहुत पतले हैं, तो बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। हाइट ठीक ठाक है बट बहुत पतले हैं तो चाइल्ड वेस्टिंग। हाइट नहीं अच्छी है, हाइट छोटी है उनकी उम्र के हिसाब से, तो बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। और उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, कैलोरी इंटेक इतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो बोलते हैं अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड मोर्टेलिटी, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, मतलब 5 साल का बर्थडे कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलता है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, इसीलिए उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो 4 बातें आपको समझ में आई है, 4 लोग 4 बातें। अंडर नरिशमेंट, उनको कैलोरी इंटेक नहीं मिल रहा है। चाइल्ड स्टंटिंग, एज के हिसाब से बहुत छोटे हैं, हाइट कम है। चाइल्ड वेस्टिंग, हाइट ठीक है पर वजन कम है, बहुत ज़्यादा बहुत पतले हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5वें बर्थडे से पहले ही उनकी डेथ हो जाना अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, अनहेल्दी इन्वायरमेंट की वजह से, उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। यहीं पे हमारे जो क्या थे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इंडाइसेस हुए हैं, रिपोर्ट्स हैं, रैंकिंग्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा करके पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।